सो गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। कल मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। तो कई सारे बच्चों के द्वारा कई से प्यारे प्यारे आंसर दिए गए, पर लेकिन जो मुझे अपनी जिंदगी में अगर मेरे से आप लोग पूछोगे, जबकि कई सारे बच्चों के द्वारा ये पूछा भी गया कि सर आपसे पूछे अगर सेम क्वेश्चन तो क्या आंसर दोगे। तो यार मुझे सबसे ज्यादा जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लगती है वो है टाइम। अगर जिंदगी में आप लोगों ने टाइम की कदर करना स्टार्ट कर दी तो हर एक जो इंसान है, हर एक जो चीज है वो आप लोगों की कदर करेगी। जब आप लोग सुबह उठते हो तो आप लोगों की झोली में 86,400 यानी कि 86,400 सेकंड आप लोगों की झोली में डेली आप लोगों को देखने को मिलती है, गिरती है आकर। पर लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं कि उनको इस तरीके से देखते हैं कि यार ये तो आज तो मिल गए, कल को फिर मिलेगी, परसों को फिर मिलेगी, तो हम लोग इनको ग्रांटेड ले लेते हैं। पर लेकिन हम लोग ये नहीं समझते हैं कि जो एक दिन आप लोग की लाइफ में से चला गया है वो कभी भी वापस नहीं आने वाला है। चाहे आप लोग कितने भी अमीर क्यों ना हो, तो चाहे कितने भी गरीब क्यों ना हो, चाहे कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, चाहे कितने भी मनबुद्धि क्यों ना हो, चाहे किसी भी तरह कोई भी इंसान क्यों ना हो, हर एक इंसान के हाथ में 24 आवर होते हैं। और अगर इन 24 घंटों को आप लोगों ने ढंग से यूटिलाइज नहीं किया तो फिर ये आप लोगों की बेकदरी करते हुए नजर आएंगे। हर एक इंसान, चाहे कोई, मैंने बोला कि रिक्शा वाला हो, चाहे कोई अंबानी हो, चाहे इलोन मस्क हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे मैं और या फिर आप लोग हो, सबके पास में 24 घंटे हैं। तो एक इंसान 24 घंटों को यूज कर कहां पहुंच गया और दूसरा इंसान कहां पड़ा हुआ है। तो यहां से आप लोगों को एक डिफरेंस नजर आएगा कि आप लोग टाइम को जितने शानदार तरीके से यूटिलाइज करोगे उतना ही इफेक्टिव आप लोग अपनी लाइफ में अपने आप को बनाते हुए नजर आओगे। देखो यार, जिंदगी ना आप लोगों को टाइम के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। जैसे जैसे आप लोगों ने टाइम को इंपोर्टेंस देना स्टार्ट कर दिया, वेलापंथी छोड़ दी, वैसे वैसे टाइम जो है वो आप लोगों की कदर करने लगेगा। और वो इंसान जिनके पीछे आप लोग भाग रहे हैं वो इंसान भी आप लोगों की कदर करने लगेगा। पर लेकिन अगर आप लोग इसको कदर नहीं करोगे टाइम को, तो कोई इंसान आप लोगों की कदर नहीं करेगा, वो बोलेगा इसको अपनी खुद के टाइम की कदर नहीं है, हम लोग इसी क्या कदर करें। तो इसलिए हमेशा अगर आप लोग को ये इतने पैसे मिलते डेली मॉर्निंग में 86,400 यानी कि 86,400, तो आप लोग क्या करते हैं। मान लीजिए आप लोगों ने 400 रुपए मॉर्निंग में उठते ही बेकार कर दिए, तो क्या आप लोग 86,000 रुपए जो बच गए वो भी सारे बेकार कर देते कि छोड़ो यार आज तो 400 रुपए बेकार हो गए, 86,000 रुपए भी बेकार कर देते हैं। क्या ये सही है? नहीं, ऐसा आप लोग कभी नहीं करोगे। तो इसलिए हमेशा जिंदगी में क्या करना है, अगर आप लोग मान लीजिए कोई दिन थोड़ा बेकार हो गया, किसी के साथ में मुंह बहस हो गई, किसी के साथ में उल्टी सीधी हरकतें हो गई, कोई भी दिक्कत हो गई, तो मान लीजिए आप लोगों ने कुछ टाइम अपना बर्बाद कर दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि बचा हुआ सारा टाइम बर्बाद करेंगे यार आज का तो दिन ही खराब है। तो ऐसा नहीं करना है। ये तो वही हो गई कि आप लोग के ऊपर कहीं रास्ते में जा रहे थे, कीचड़ गिर गया जरा सा, और आप लोगों ने लगा यार आज तो कीचड़ में गिर गए, तो अब लूट लेते हैं थोड़ा सा और यहीं पर कीचड़ में, क्यों? क्योंकि आज तो कीचड़ में गिरे गए। तो ऐसा नहीं करना होता है जिंदगी में। तो इसलिए हमेशा जहां भी आप लोगों को लगे यार टाइम बचा सकते हैं, उस टाइम को बचाइए और इफेक्टिवली यूटिलाइज करते हुए आगे बढ़िए। आई होप कि आप लोग मेरी बात से सहमत है। अगर सहमत है तो यस लिखिए, और अगर सहमत नहीं है तो आप लोग नो लिख सकते हैं। आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। बाकी कई सारे बच्चों के द्वारा लिखा गया गोल, तो देखिए गोल ना यार जिंदगी में आप लोग क्या करते हैं, आप लोग ये बदलते रहते हैं। अभी फिलहाल गोल है एग्जाम निकालना, आगे चलकर कुछ और होगा। पर लेकिन अगर टाइम को इंपोर्टेंस देना स्टार्ट कर दिया ना, तो वो हर जगह काम आएगा, हर एक चीज में काम आएगा। इसको आप लोग किसी चीज के साथ में अल्टरनेटिव रख ही नहीं सकते हैं। तो हमेशा इसकी कदर कीजिए, दुनिया आप लोगों की कदर करेगी। शानदार डिस्कशन रहेगा, चक्षु खुल जाएंगे। लास्ट तक वीडियो को सुनिएगा, बहुत कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। 13 दिसंबर है आज, और ये पार्ट जो है 2 पार्ट में डिवाइड आप लोगों को देखने को मिलेगा। पहले एडिटोरियल देखेंगे जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि न्यूज़पेपर बोलते हैं, और फिर इसी के साथ में हम लोग देखेंगे न्यूज एनालिसिस, जो कि वास्तव में ही अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन होगा आज का, खासकर जिसको काफी डिटेल में मैं डिस्कस करने वाला हूं। और इसी के साथ में आप लोगों से कई सारी और भी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। कुछ वोकैबुलरी होगी जिनके सेंटेंस फॉर्मेशन आप लोगों को करने हैं, जिससे कि आप लोगों की इंग्लिश के ऊपर भी कमांड बढ़ेगी। आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग जो भी आप लोग करेंगे आगे चलकर, वोकैबुलरी अपनी ऐड करते रहिए, ये आप लोगों को काफी अच्छे लेवल पर ले जाके रखेगी। तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। जहां मैप की जरूरत होगी वहां मैप देखेंगे, जहां जिस जिस चीज की जरूरत होगी वो चीजें हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। पहले एक ओवरव्यू लेते हैं आज के एडिटोरियल का, फिर इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर मैप बेस्ड क्वेश्चन क्यों नहीं देते हो, आप पहले दिया करते थे, कंट्री फिर से रिवाइज करा दो। तो हाँ यार, उसके बारे में चलो बात करते हैं। आज से ही मंडे भी है आज, मतलब एक तरीके से अच्छे से स्टार्ट करते हैं आज के दिन से, जैसे कि एक नए सप्ताह की आप लोग शुरुआत कर रहे हैं आज, ठीक है। तो चलिए आप लोगों के सामने एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है। इक्वाडोर को जाकर आप लोग मैप पे नहीं आ रहेगा, ठीक है, फिर उसको मैप में दिखाऊंगा आप लोगों को, अच्छे से आप लोग उसके बारे में जान पाएंगे। तो इसके चलते आगे बढ़ते हैं। इक्वाडोर याद रखिएगा, ठीक है। और इसी के साथ में आज का जो आप लोगों का आर्टिकल पढ़ना है, उन्हें मैंने कहा था कि सीसेट कॉम्प्रिहेंशन के लिए, फिर आप लोग बैंकिंग की तैयारी करें किसी भी एग्जाम की, तो वहां पर आप लोगों से कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है। तो एटलीस्ट एक आर्टिकल जरूर पढ़ा करो डेली न्यूज़पेपर में, ताकि आप लोगों को पता चले कि हाँ एग्जाम में आप लोग जब उसको पढ़ने बैठोगे किसी भी कॉम्प्रिहेंशन को, उसके आंसर दे सके। तो आज का आर्टिकल आप लोगों का ये फर्स्ट आर्टिकल यहाँ पर ये है, इसको जाकर पढ़िएगा।
ये बेसिकली डेमोक्रेसी समिट के बारे में बात कर रहा है। तो आप लोगों को और भी कई सारी बातें बताएगा, मैं तो आप लोगों से डिटेल में डिस्कस करूंगा इस आर्टिकल को, कई सारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में इसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल काफी प्यारा है। यहाँ पर जो बातें की गई है हमारे संविधान के बारे में बेसिकली बताया गया है। यहाँ पर ये बताया गया कि अगर संविधान के बारे में आप लोग जाकर देखोगे तो बोला गया कि ज्यादा बर्डन जो डाला गया अकाउंटेबिलिटी का वो जुडिशरी के ऊपर डाला गया, ना कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के ऊपर। यानी कि अगर कुछ भी गलत होता है सोसाइटी में, आर्टिकल 370 हट गया और कुछ चीजें होगी तो यहाँ पर सब जुडिशरी को बोलेंगे कि यार देखो इन्होंने सही किया या फिर गलत किया है। तो इसके चलते इनके द्वारा स्टार्ट की गई 26 नवंबर हम लोगों ने अभी रिसेंटली अपनी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया है। तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बहुत सारी बताने वाला हूं जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के बनेंगे। कई सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट के बारे में बताऊंगा, कहां कहां से हम लोगों ने क्या क्या स्ट्रक्चर ली है वो भी बताऊंगा। तो बहुत कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। कहने का मतलब ये है, इन शॉर्ट आप लोगों को सुनकर मजा आ जाएगा आर्टिकल। इस तरीके से हम लोग चीजें डिस्कस करेंगे। इसी के साथ में जो नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये है एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी जिसके बारे में मैंने आप लोगों से पहले भी कई बार डिस्कस किया है। अगर आप लोग लंबे समय से जुड़े हुए हैं कोई बात नहीं, आज आप लोगों का रिवीजन यहाँ पर कराऊंगा जूलियन असांज के बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। अगर कहीं पर आज की डेट में आप लोग बोलते हैं कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए एक तरीके से, तो उसमें इनका काफी बड़ा रोल है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में इनके द्वारा काफी बड़ा मुद्दा उठाया गया। आप लोग सोचिए एक सेकंड के लिए, थोड़ा रुक के। एक इंसान ने फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। आप लोग सोचिए एक मिनट के लिए, और वो इंसान जो है आज की डेट में जेल में पड़ा हुआ है। तो आगे अगर इसको आज फांसी की सजा हो भी जाती है तो आने वाले टाइम में दुनिया याद रखेगी कि वो इंसान था विकिलीक्स का फाउंडर, जिसने अपनी जान जो है वो जोखिम में डालकर फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बात की। तो एक तरीके से ये इंसान कुछ इस तरीके का स्मार्ट पर्सन हुआ करता था, पर आज की डेट में जेल में पड़ा हुआ है यूके के अंदर। तो ऐसी कुछ हालत आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये है विकिलीक्स के फाउंडर जूलियन असांज। तो विकिलीक्स के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा बेसिकली क्या है और क्यों यहां पर इतनी न्यूज में आई और क्यों यूएस से जो है वो इनके पीछे पड़ा हुआ है। तो सारी कहानी आप लोगों को जानने को मिलेगी डिटेल में, और आप लोग काफी अच्छे से चीजों को अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे। पोस्ट कोविड-19 यानी कि कोविड-19 के बाद में कैसी दुनिया की इकोनॉमी रह रही है उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये एक आप लोग एक आर्टिकल ऐसा है जिसके बारे में हालांकि कई बार डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग सारे भी जानते हैं कि हाँ ये चीजें, पर फिर भी एक ओवरव्यू आप लोगों को दूंगा ताकि अगर आप लोग और अच्छे से चीजों को रिवाइज यहां पर कर पाएंगे। साइड वाला आर्टिकल है पाकिस्तान के बारे में, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर लेकिन एक मुद्दा जरूर इंपॉर्टेंट है। वो शब्द आप लोग जरूर याद रखिएगा जिसको बोलते हैं ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी होता है BLASPHEMY, ठीक है। तो जो ब्लास्फेमी होता है, ब्लास्फेमी क्या होता है? ये होता है एक तरीके से अगर कोई पर्टिकुलर इंसान जो है वो ईर्ष्या की एक तरीके से ईश्वर की निंदा करता है तो उसके नाम पर इंसान की जान ले लेना, ठीक है। तो ब्लास्फेमी केस अभी पाकिस्तान में देखने को मिला। वहां पर क्या हुआ, अभी श्रीलंका के एक नागरिक की जान ले ली गई, जिसके चलते वो काफी बड़ा इश्यू बन गया। तो देखिए आज की डेट में कोई भी रिलीजन क्यों ना हो, वो इस स्टार्टिंग में जब भी स्टार्ट किया गया उसने कभी भी सोचा नहीं होगा कुछ ऐसी चीजों के लिए बेसिकली रिलीजन जो है वो इस तरीके से मिसयूज किया जाएगा। तो यहां पर इसी तरीके के बारे में यहां पर बात की जाती है। अगर बात करें तो ब्लास्फेमी भी कुछ ऐसे मुद्दा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा कि ईर्ष्या के नाम पर, ईश्वर के नाम पर यहां पर ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है कि हाँ ईश्वर की वो कर दी, निंदा कर दी, तो यहां पर लोग जो है गुस्से में आ जाते हैं कि हाँ ऐसा कैसे बोल दिया ईश्वर के नाम पर, वो सब चीजें। तो इसी के चलते यहां पर बताने की कोशिश की गई है कि अगर आज की डेट में आप लोग उठाकर देखोगे इस्लाम को भी, अगर आप लोग ढंग से पढ़ोगे तो वो भी यहां पर कभी भी इन सब चीजों को नहीं बताता है। यानी कि इस्लाम भी जो होता है वो जो निकल के चला था, जहां पर इस्लाम से बातें करें तो वो भी सोशल जस्टिस और एक तरीके से एक सही पैटर्न में लोगों को एक गाइड करने का मुद्दा था, पर लेकिन उसके नाम पर लोगों की जान ले लेना तो इस्लाम ने कभी इन चीजों को नहीं बताया। तो गलत तरीके से रिलीजन का मिस इंटरप्रिटेशन करना ये बिल्कुल गलत है। कहीं पर भी कुरान में ये नहीं लिखा है कि मेरे नाम पर आप लोग लोगों की जान ले लो। और पाकिस्तान जो है वो आज के डेट में अपने आप को डेमोक्रेसी तो बोलना खैर गलत होगा, वो एक इस्लामिक रिपब्लिक है। इस्लामिक रिपब्लिक मतलब जहां संविधान से ऊपर उनका खुद का इस्लाम यानी कि उनका खुद का रिलीजन यहां पर आ जाता है। हमारी कंट्री में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे जितने भी लोग हैं आप लोग नीचे रहोगे, पर लेकिन इस्लाम ऊपर नहीं रहेगा, सबसे ऊपर रहेगा यहाँ पर। ना हिंदू ऊपर रहेगा, सबसे ऊपर रहेगा यहाँ पर क्या, वो है कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान, जिसके बारे में इस आर्टिकल में मैं बातें करूंगा। मजा आ जाएगा सुनकर, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। कई सारी बातें आप लोग यहाँ पर जानने को मिलने वाली है, ठीक है। तो ये बाकी यहाँ पर तो यही बातें बताएगी पाकिस्तान की सोसाइटी किस ओर बढ़ रही है। दो देश पैदा हुए थे 1947 में, एक कहां पहुंच गए और दूसरे कहां रह गए। 3 इडियट की बात नहीं है, वो जाता है जब आमिर खान के पास में कि तुम कहां पहुंच गए, हम कहां पहुंच गए, तुम एक छोटे से स्कूल टीचर रह गए। तो वही बात है आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो हम कहां पहुंच गए, पाकिस्तान जो है आज के डेट में बस यही मुद्दों पर उड़ा हुआ है कि किस तरीके से सोसाइटी को एक रिलीजियस सोसाइटी बनाना है। तो ये सब मुद्दे हैं जो कि गलत है। एक तरीके से पाकिस्तान की जो सोसाइटी उसको पीछे खींचने का भी ये काम करता है। यहां पर ये बताया गया बेसिकली, अभी आप लोगों को पता है हमारे देश के एक काफी एक होनहार अफसर, एक नहीं कई सारे होनहार अफसर अभी जिनकी रिसेंटली जान गई, तो उसी के बारे में बता रहा है कि जो पायलट है आज के में कई सारे एडवेंचर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
तो इसके बारे में थोड़ा सा उनको अच्छे से ट्रेन करना चाहिए, किस तरह की चीजों को लेकर चलना है, प्रॉपर चीजें होनी चाहिए, वरना इतने सारे जो होनहार हमारे देश के जो लोग थे जिनके हम लोगों ने आज की डेट में हमारे बीच में नहीं रहे। और एक तरीके से आप लोगों को एक बात बोलूं, जैसे बिपिन रावत साहब या जो भी लोग हमारे बीच में से गए, ये एक तरीके से ऐसा नहीं है कि ये बस एक तरीके से उनके परिवार की क्षति है, ये नहीं, ये पूरे देश की क्षति है। एक ऐसा इंसान जो इतने शानदार तरीके से डिप्लोमेसी को लेकर चल रहा था, एक ऐसा इंसान जो हमारे बॉर्डर की सिक्योरिटी को इतने शानदार तरीके से लेकर चल रहा था, वो अब हमारे बीच में नहीं है। तो ये एक पूरे देश को क्षति है, ना कि उनके परिवार को ओनली क्षति है। तो ऐसा आप लोग बचते हैं, हमको, मुझको, आपको, सबके लिए एक तरीके से कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है उनके जाने से, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। ठीक है, एक छोटी सी वीडियो डालूंगा आज लगभग 12 बजे करीब, देखिएगा आप लोग उन्हीं के बारे में। उनके द्वारा एक डायलॉग बोला गया जो मुझे काफी अच्छा लगा था उस टाइम पर, तो वो डायलॉग आप लोग सुनिएगा। आज 12 बजे वीडियो आएगी, छोटी सी वीडियो रहती है, शॉर्ट वीडियो डालता हूँ जो मोटिवेशनल 12 बजे, उसमें आप लोग को देखने को मिलेगी। आप लोग देखिएगा जो लास्ट में वीडियो में एक डायलॉग आएगा उनका, तो आप लोग उसको समझ पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल जब मैं पढ़ने बैठा मुझे लगा अच्छा आर्टिकल है, पर लेकिन इसने आर्टिकल को घुमा दिया अलग तरीके से। ठीक है, पर थोड़ी सी बातें हैं वो मैं आप लोगों को यहीं पर ही बताता हूँ। इस आर्टिकल में ये बोला गया कि हमारी कंट्री में सेमीकंडक्टर की जो चिप है उनको बनाने की बात अभी की गई। तो जैसे ही सेमीकंडक्टर की चिप जो बनाने की बात हमारे देश में की गई, तो हमारे माइंड में एकदम आया ताइवान, कि ताइवान अब हमारी हेल्प करेगा। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर खुश भी हो गए कि ताइवान आएगा, हमारी हेल्प करेगा, सारी चीजें हैं। तो ताइवान के द्वारा बोला भी है कि वो काफी अच्छे से इन्वेस्टमेंट करेगा हमारे देश के अंदर में। तो ये इसके चलते ये काफी ज्यादा न्यूज में आया, तो इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा अभी रिसेंटली। आखिर कंडीशन क्या क्या देखने को मिली है। कंडीशन यहाँ पर ये देखने को मिल रही है, अगर मोटे मोटे तौर पर हम लोग बातें करें, कि ताइवान के द्वारा बोला गया कि 7.5 बिलियन जो है वो यहाँ पर, वो ताइवान के द्वारा बोला गया कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें काफी लार्ज स्केल पर। और एक तरीके से गवर्नमेंट भी यहाँ पर आगे बढ़कर आ रही है, तो एक तरीके से जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा 7.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो इसमें हमारे देश का जो टाटा ग्रुप है, तो वो आगे आया इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो टाटा ग्रुप ने बोला, अभी यहाँ पर 3 राज्य के साथ में बात चल रही है, तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक। ठीक है, तो वहां पर लगभग 300 मिलियन के करीब इन्वेस्टमेंट करने की बात की जा रही है, जिसमें सेमीकंडक्टर की चिप के लिए प्लांट यहाँ पर लगाया जाएगा। तो ये मुद्दा भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। पर लेकिन यहाँ पर पूरा जो आर्टिकल आगे इन्होंने घुमा दिया है कि आंध्र प्रदेश में अगर हम लोग को ऐसा कुछ बनाना है, तो आंध्र प्रदेश में मतलब किस तरीके से चीजों को लेकर चलना है। तो सेमीकंडक्टर का आर्टिकल ना बनाकर इसको ज्यादातर जो आर्टिकल बना दिया गया है वो बेसिकली बना दिया गया कि किस तरीके से यहाँ पर आंध्र प्रदेश के अंदर क्या क्या चीजें हैं, कैसे हम लोग उसको लेकर चल सकते हैं, आंध्र प्रदेश के आईटी के एल्यूमिनी कौन है उनके बारे में। तो ये है बस बातें। बाकी इस आर्टिकल को फिर कभी अगर डिटेल में आएगा सेमीकंडक्टर की चिप के बारे में, तो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, और नहीं भी आएगा तो भी मैं संडे में किस दिन मूड बनाकर इसके बारे में सर्च कर अच्छे से आप लोगों के लिए अच्छे से डिस्कस करूंगा। ठीक है, जैसे लास्ट संडे में मैंने आप लोगों से क्या डिस्कस किया था, मैंने एग्रीकल्चर के बारे में बात की थी, जो आप लोगों की फर्टिलाइजर के बारे में। इस संडे में मैंने आप लोगों से क्या डिस्कस किया डिटेल में, इंडिया और रशिया के रिलेशन के बारे में बात की है। तो संडे का डिस्कशन जरूर देखा करो, वरना आप लोग पीछे रह जाओगे कई सारी चीजों में। ठीक है, उसको आप लोगों को नहीं छोड़ना है, और जितना ज्यादा अच्छे से अपनी पढ़ाई करके चलोगे उतना ही ज्यादा फायदे में रहोगे। रिवीजन को साथ साथ में करते रहो, रिवीजन को थोड़ा टाइम जरूर दो निकाल के यार, रिवीजन को अगर नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और रिवीजन अगर खुद से करो तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एग्जाम में जब पेपर आप लोगों के हाथ में आएगा ना, तो आप लोग जो रिवीजन खुद से किए होंगे वो उसको आप लोग रिकॉल कर पाओगे। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले बताया, एक साइकिल होती है हमारे दिमाग की, जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा आप लोग खुद से पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। तो जब एग्जाम में आप लोग बैठते हैं, तो एग्जाम में ये वाली साइकिल आप लोगों की काम आती है। क्यों? क्योंकि आप लोग को चीजें जो है वो रिकॉल करनी होती है। पर लेकिन यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने के टाइम आप लोगों के दिमाग में चीजें चलेगी, पर लेकिन एग्जाम में दिमाग में से चीजें बाहर निकालनी है, आप लोगों को उसको रिकॉल करना है। तो रिकॉल आप लोग अगर उसको नहीं करोगे तो एग्जाम में काम नहीं आएगी। अगर मैं रिकॉल करवाऊंगा वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट वो होगा जो खुद से आप लोग रिकॉल करोगे, क्योंकि एग्जाम में मैं आप लोगों के पास में नहीं बैठाऊंगा। तो अपने आप रिवीजन करने की कोशिश करो, और अगर मैं एक ही आर्टिकल को 1000 बार आप लोगों को रिपीट करके पढ़ाऊंगा तो इससे क्या दिक्कत देखने को मिलेगी, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों की छूट जाएंगी। ठीक है, मुझे तो कुछ दिक्कत नहीं आएगी, मुझे तो 1 मिनट लगती है, अगर मैं रिपीट करूंगा तो कुछ नया भी नहीं पढ़ना है मुझे, और इसी के साथ में ना कुछ नई पीपीटी बनानी है मुझे, उसी को उठाकर धड़ल्ले से 1 सेकंड में आप लोगों के सामने चिपका दूंगा लाकर। तो ये आप लोगों के साथ में ज्यादती होगी, मैं नहीं चाहता वो करूं, आप लोगों को नई नई सारी चीजें बताऊं ताकि आप लोग अच्छे से चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें। हाँ, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी रिवीजन नहीं करेंगे, रिवीजन जरूर करेंगे, उन चीजों का रिवीजन करेंगे जो करंट में है, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो खासकर बताने वाली है, उनको मैं आप लोगों को बताता भी चलूंगा। पर लेकिन ऐसा नहीं करूंगा बिल्कुल भी कि कोई नई चीजें आप लोगों को छोड़ दूं पुरानी पढ़ाने के चक्कर में। ठीक है, तो वो चीजें आप लोग कभी नहीं देखने को मिलेगी, हमेशा नई नई चीजें आप लोगों को हमेशा अच्छे से आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, तो हमेशा अपने आप को अच्छे से बनाए रखिए, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो रेगुलरली अपने आप ही रिपीट हो जाती है, चाहे चाहे इंसान चाहे ना चाहे। तो इस तरीके से आप लोग अगर कंटिन्यूअसली सुनेंगे तो एक कंप्लीट पैकेज आप लोगों के सामने आता रहेगा बार बार। ठीक है,
इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डिटेल में बातें करने वाला हूं और डेली 2 क्वेश्चन आप लोगों को आंसर राइटिंग के मिलते हैं, उनको आप लोग अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा जिससे कि आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर सके। एसए दिया था यहाँ पर संडे में, वो भी आप लोगों ने ऐसे अटेम्प्ट किया सैटरडे में, और संडे में आप लोगों को एथिक्स का क्वेश्चन दिया था, तो आई होप कि आप लोगों ने सबने उसको पढ़ लिया होगा। मैंने उसको टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिया था, आप लोगों ने देखा होगा, और भी कई सारी चीजें टेलीग्राम पर शेयर करता हूं। यहाँ पर आप लोगों ने कई सारे बच्चे आंसर भी दे रहे हैं अच्छे से, तो यहाँ पर जो आंसर राइटिंग वाला टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप लोग जाकर देखेगा, यहाँ पर कई सारे बच्चों के द्वारा अच्छे से उसको अटेम्प्ट किया जाता है और आंसर दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग भी उसको अच्छे से देखें ताकि कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिले, और ऐसे भी मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर शेयर किया था, देखा होगा आप लोगों ने, तो इसलिए इसको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए और एक दूसरे का आंसर भी रिव्यू करते रहा कीजिए। आगे चलते हैं, जो बाइडेन साहब के द्वारा एक डेमोक्रेसी समिट यहाँ पर बुलाई गई, तो डेमोक्रेसी समिट में कई सारी कंट्री बुलाई, उसमें हमारा देश भी यहाँ पर शामिल हुआ, पर लेकिन इसमें बांग्लादेश भी शामिल नहीं हुआ, और भी कई सारी कंट्री जो है उसके द्वारा नहीं बुलाई गई। तो इसके चलते सबसे पहले तो यही दिक्कत देखने को मिली कि भाई साहब किसको जो बाइडेन जो है वो डेमोक्रेसी मान रहे हैं और किसको जो बाइडेन डेमोक्रेसी नहीं मान रहे हैं। तो यहाँ पर इनके द्वारा बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका को इन्वाइट ही नहीं किया गया, तो इसके चलते दिक्कत हो गई। पाकिस्तान भाई साहब को रिप्लाई इनवाइट किया था, पाकिस्तान ने जाने से मना कर दिया, ठीक है, तो ये काफी बड़ा इशू बन गया। हालांकि इसी के साथ में अगर बात करें, चाइना और रशिया को इनवाइट ही नहीं किया है, तो इसके चलते भी यहाँ पर ये सारी चीजें जो है इशू बन गया काफी बड़ा। तो वो तो सही बात है, फिर चाइना ने भी बोल दिया, चाइना और रशिया ने भी कई सारी बातें की कि एक तरीके से जो रशिया जो यूएसए है वो एक तरीके से वेपन ऑफ डेमोक्रेसी डिस्ट्रक्शन है, यानी कि डेमोक्रेसी को बर्बाद करने वाला है। क्यों? क्योंकि इराक के अंदर गए, लीबिया के अंदर गए, अफगानिस्तान के अंदर गए, ये सारी वो कंट्री है जहां पर ये गए हैं, वहां पर इनके द्वारा डेमोक्रेसी को बर्बाद किया गया, यानी कि डेमोक्रेसी ने एक तरीके कंट्री को बर्बाद किया गया डेमोक्रेसी के नाम पर, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो यही बातें यहाँ पर चाइना के द्वारा रिपीट की गई। और इसी के साथ में जो ढाका के अंदर अगर बात करें इनके द्वारा, जो ढाका यानी कि अभी बांग्लादेश की जो फोर्स थी यहाँ पर इनकी रैपिड एक्शन बटालियन, उसको भी यहाँ पर इन्होंने बेसिकली क्या किया, इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए और बोला कि ये जो है ह्यूमन राइट का हनन कर रही है। तो ये सोचने वाला मुद्दा है, तो इसके बारे में मैंने भी आप लोगों से बात की थी। अब पूरा मुद्दा यहाँ पर जान लेते हैं डेमोक्रेसी समिट के बारे में, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। डेमोक्रेसी समिट जो है ये इसी साल से स्टार्ट की गई, और जो बाइडेन ने इलेक्शन के टाइम पर यहाँ पर इसको अनाउंस किया था कि ऐसा कुछ हम लोग करने वाले हैं, तो ये अपना इलेक्शन का जो पॉइंट है वो आगे लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये पहले अभी तो ऑनलाइन हुई, वर्चुअल हुई, यानी कि एक तरीके से जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो वर्चुअली मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। आप लोग जो है बेसिकली क्लासरूम में नहीं बैठे हैं, पर फिर भी फील वही आती है, वो एक अलग बात है। तो यहाँ पर आगे चलकर इन पर्सन होगी, इन पर्सन मतलब हर एक पर्सन जो है वो 2022 में बात की जा रही है कि पार्टिसिपेट करेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम लोग डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ कर सके, ठीक है, इसी के साथ में जो भी चैलेंजेस हैं यहाँ पर आज के में जो उसको पीछे खींचते हैं उसको रोक सके, और कॉमन एजेंडा यहाँ पर लेकर चलेंगे ताकि कॉमन वैल्यूज यहाँ पर बना सके डेमोक्रेसी के नाम पर। डेमोक्रेसी के नाम पर एक डेफिनेशन भी मैंने आप लोगों को बनाई थी कि जनता का शासन जनता के द्वारा और जनता के लिए, तो अब्राहम लिंकन साहब के द्वारा डेमोक्रेसी की डेफिनेशन दी गई थी। अगर कभी लिखने के लिए आप लोगों के लिए आ जाए तो इसको आप लोग जरूर यूज कीजिएगा। आगे अगर बात करें डेमोक्रेसी की समिट के बारे में, तो 3 थीम यहाँ पर आप लोगों को काफी इंपोर्टेंट देखने को मिली। एक तो सबसे इंपोर्टेंट बात ये थी कि डिफेंड करना अगेंस्ट जो ऑथराइजेशन होता है, जैसे कि किम जोंग उन बोलते हैं मेरे जैसे बाल रखो और मेरे जैसे कपड़े पहनो, ठीक है। अब तो लड़के ने वेट कम कर लिया है, आप भी कर लो वेट कम, ठीक है। किम जोंग उन सुनने में भी आया था काफी सारा वेट कम कर लिया लड़के ने, तो वो बंदा जो है हमेशा अपनी फिटनेस पे काम करता है, ठीक है, तो सीखो उससे कुछ। आगे बात करते हैं फाइट करने। किम जोंग उन है कौन, ये तो पता होगा ना, नॉर्थ कोरिया के लीडर हैं, वो एक डिक्टेटर लीडर हैं। वो बोलते हैं कि अगर बाल मेरे जैसे कटाने, मतलब अगर जैसे मैं हेयर स्टाइल रखूंगा पूरा देश जो है वैसे ही हेयर स्टाइल रखेगा, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर तो करप्शन के बेसिकली लड़ने में बेसिकली करप्शन के साथ लड़ने के बारे में भी ये बातें करते हैं, क्योंकि करप्शन जितना ज्यादा सोसाइटी में देखने को मिलेगा उतनी ही ज्यादा दिक्कत यहाँ पर निकल कर आएगी, उतना ही लोगों का हक जो है वो मरता हुआ नजर आएगा। और प्रमोट करने की बात करते हैं ह्यूमन राइट के बारे में, तो ये मुद्दे हैं डेमोक्रेसी समिट के। अभी हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा भी यहाँ पर डेमोक्रेसी समिट में अपनी बातें रखी गई, अपनी बातें बोली गई। तो 2 काफी इंपोर्टेंट मुद्दे यहाँ पर निकल कर आए, एक तो था रूल ऑफ लॉ और दूसरा था यहाँ पर प्लूरिस्टिक सोसाइटी यानी कि प्लूरिस्टिक इथियोस। तो इसके बारे में एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करूं रूल ऑफ लॉ के बारे में, तो इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसी सिचुएशन सोसाइटी जहां पे एक पर्टिकुलर लॉ को फॉलो किया जाए और फंक्शन प्रॉपर्ली करे। ऐसा नहीं है कि मैं जो है मेरे ऊपर बेसिकली ये लगता है कि पर्टिकुलर ये प्रतिबंध की जहां पर रेड लाइट होगी वहां पर मुझे रुकना है और बाकी ग्रीन लाइट होने पर ही चलना है। ये सबके लिए होगा जो भी सड़क पर चल रहा है, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए होगा कि हाँ ये इस सोसाइटी को बस यहाँ पर रेड लाइट पर रुकना है और दूसरी सोसाइटी को नहीं रुकना है, तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये कई सारे मुद्दे ऐसे हैं कि रूल ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि सबको एक निगाह से देखना, सबके लिए उतनी ही चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। दूसरा एक इंपॉर्टेंट मुद्दा बोला गया प्लूरिस्टिक सोसाइटी। ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को शब्द बताऊंगा यहाँ पर।
ये आप लोगों को एक सेकंड, या रूल ऑफ लॉ के बारे में आप लोग थोड़ा सा और जानना चाहते हैं तो एक तरीके से इक्वलिटी अंडर द लॉ, यानी कि एक तरीके से लॉ के सामने सब इक्वल है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कोई घपलेबाजी वहां पर नहीं होनी चाहिए, और एक तरीके से इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, यानी कि जो जस्टिस सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जरूरी है। वरना पता चला अमीर जो है वो कुछ भी कांड कर निकल जाए और गरीब जो है वो जरा जरा से कांड में फंस जाए, तो वो दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो जुडिशरी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। एक्सेसिबल के बारे में बात की जा रही है, एक लीगल रेमेडी होनी चाहिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो उसका सॉल्यूशन होना चाहिए, और उसमें भी सब इक्वल होने चाहिए। तो एक ये इंपॉर्टेंट मुद्दा। दूसरा बोला गया यहाँ पर जो प्लूरिस्टिक जो सोसाइटी है इथोस के बारे में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो दो वोकैबुलरी आप लोग यहाँ पर तैयार हो जाएगी। एक तो आप लोगों ने वर्ड सुना होगा पॉपुलिज्म, और दूसरा सुना होगा प्लूरिज्म। तो इनका मतलब क्या होता है, आप लोगों को कंफ्यूजन होगा इसमें। अगर कंफ्यूजन नहीं है तो वीडियो को पॉज कर एक बार लिखिए कमेंट बॉक्स में, देखता हूं कौन कौन यहाँ पर बता पाता है। तो ये आप लोगों को पता ही होगा। हालांकि अगर बात करें यहाँ पर पॉपुलिज्म के बारे में, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये होती है पॉपुलिस्ट पॉलिसी। जैसे कोई इलेक्शन होने वाला है तो इलेक्शन से पहले क्या करते हैं पॉलिटिशियन, आप लोगों को साइकिल मिलेगी, लैपटॉप मिलेंगे, मोबाइल मिलेंगे। तो ये सारी क्या है, पॉपुलिज्म की स्कीम है। यहाँ पर एक तरीके से लोक लुभावनवाद आप लोग इनको बोल सकते हैं। तो ये लोगों की इच्छा के हिसाब से काम करना, जो लोग सुनना चाहते हैं उनको वही बातें सुनाएं, यानी कि भले ही उनके नुकसान की वो बातें हो पर लेकिन उनको सुनाओ वही जो वो सुनना चाहते हैं। तो ये एक तरीके से काफी गलत होता है। तो यानी कि आप एक तरीके से एक इंसान चाहता है सुबह उठना ही नहीं है, मैं कहता हूं कि सुबह 6:30 बजे उठकर अगर ये वीडियो आती है तो सुबह 6-6:30 बजे उठकर आप लोग वीडियो देखो, ठीक है। 6 से 7 के बीच में वीडियो अपलोड करता हूं तो इसको निपटा दो अपना उसी टाइम के ड्यूरेशन में। तो यहाँ पर कई सारे बच्चे ऐसे हैं कि सर सुबह उठा ही नहीं जाते हैं। मैं उनको बोलने लगूं कोई नहीं यार, क्या आप जा रहा है 8 बजे 9 बजे 10 बजे उठो ना, आराम से, टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, आराम से उठ के देख लेना, कोई कुछ नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। बोलने के लिए तो सही है, चलो बोल दी, जो सुनना चाह रहा था उसको वही बातें सुना दी। पर रियलिटी में जितना इंसान लेट उठ रहा है वो अपने दिन की शुरुआत इतनी ही लेट कर रहा है। इसी के साथ में जो एक प्रोडक्टिव टाइम होता है मॉर्निंग का वो खत्म कर दे रहे हैं, ठीक है। शाम को एक तरीके से लेट तक जगेगा, वो दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह कि इंसान जो एक तरीके से अपने दिन की जो अच्छी शुरुआत होनी चाहिए वो उस तरीके से शुरुआत नहीं चलेगा और अपने आप को फ्रस्ट्रेशन में पाएगा। तो बोलना कि हाँ ऐसा ही कर लेना जैसा मन कर रहा है, चलो यार कोई नहीं, वो एक अलग बात है, पर लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में दिन को स्टार्ट करना वो एक अलग बात आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कोशिश करो मॉर्निंग में इस वीडियो के साथ में अपने दिन को अच्छे से स्टार्ट करो ताकि सारी चीजों को ढंग से लेकर चल सको, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं, जो बात करें यहां पर प्लूरलिज्म के बारे में, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी फिलोसफी जिसमें सब लोग जो हैं अलग अलग सोसाइटी, अलग अलग कास्ट, अलग अलग बैकग्राउंड के देखने को मिले, हिंदू सिख ईसाई सब कास्ट अलग अलग रीजन के भी लोग यहाँ पर देखने को मिले और सब मिलकर यहाँ पर एक साथ में रहे, ठीक है। एक प्रॉपर सिस्टम में एक सोसाइटी में आप लोगों को देखने को मिले यहाँ पर ये। तो ये ऐसा बिलीफ है जहां पर लोग जो डिफरेंट बैकग्राउंड के, डिफरेंट लाइफ स्टाइल के एक साथ में को एग्जिस्ट करते हैं। तो इसीलिए बोलता है कि प्लूरिस्टिक सोसाइटी होनी चाहिए। और हमारे देश में तो ये है भी, हमने देखा ना कि आप लोगों ने सुना भी होगा कि आप लोग की कोस कोस पे बदले पानी, सवा कोस पे बानी, यानी कि जहां पर जरा सी दूर आप लोग जाओगे हमारे देश में पानी का टेस्ट चेंज हो जाता है, और थोड़ा सा और आगे जाओगे तो बानी यानी कि लैंग्वेज चेंज हो जाती है लोगों की। तो आप लोग उनको देख बोलकर एक तरीके से समझ सकते हो कि ये हरियाणवी है, ये पंजाबी है, ये बिहार से आया, ये उत्तर प्रदेश से आया, ये राजस्थानी है, ये साउथ इंडिया तमिलनाडु या फिर केरला या फिर आंध्र प्रदेश से है। तो ये लैंग्वेज का फर्क है पर फिर भी हम लोग मिलकर सारे साथ में रहते हैं। तो ये बेसिकली प्लूरलिज्म होता है। तो प्लूरलिज्म जो है ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, इसको सोसाइटी में होना चाहिए। पर पॉपुलिज्म जो होता है वो लोक लुभावनवाद होता है, उससे दूर रहना चाहिए। तो ये बेसिक डेफिनेशन मैंने आप लोगों को इसलिए बताई क्योंकि आंसर राइटिंग में कई बार ये टर्म यूज की जाती है, आप लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। एक अच्छा उदाहरण है अगर प्लूरलिज्म के बारे में तो लेबर यूनियन। जब कोई लेबर यूनियन के बारे में बात करें तो सोसाइटी के हर तरीके के लोग आप लोगों को उसमें देखने को मिलेंगे, तो अपने हक के बारे में बातें करते हैं। तो ये उदाहरण आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो दोनों पॉइंट मैंने आप लोगों को डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि ये सारे कई बार आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, तो उससे डिस्टेंस बनाकर आप लोगों को रखनी है, कंफ्यूजन को पेंशन देनी है, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। आगे बात करते हैं इंडिया का क्या ऑब्जर्वेशन है इसको लेकर। हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा बड़ी ही प्यारी प्यारी बातें बोली गई, जैसे कि सोशल मीडिया और क्रिप्टो करेंसी के बारे में उनके द्वारा बोला गया कि आज की डेट में ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करे, यानी कि डेमोक्रेसी के ऊपर खतरा बन जाए। सोशल मीडिया आप लोगों ने देखा होगा, हर एक इंसान जो है वो आज के डेट में न्यूज़पेपर एडिटर बन गया है। सोशल मीडिया पर जाकर कोई कुछ भी लिख देता है और वहां पर कई बार कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। एक तो ये मुद्दा हो गया कि इसको ढंग से टैकल करना है, पर लेकिन इतना भी टैकल नहीं करना है कि लोग अपनी बातें ही ना रख सकें, वो भी देखना पड़ेगा। दूसरा क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात की जा रही है। पता चला क्रिप्टो करेंसी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हमारा जो रूपी है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया, उसको यूज ही नहीं करें, क्रिप्टो करेंसी को यूज करें दबाकर।
तो वो भी समझना पड़ेगा। तो इस तरीके से दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर ये बोला गया कि एक्सेप्टेबल चीजें वो होनी चाहिए जो कि अफेक्ट न करे डेमोक्रेसी को। वो सारी टेक्नोलॉजी आप लोगों को एक्सेप्ट करनी है, ना कि वो टेक्नोलॉजी जो कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डाल दे। तो चीजों को बढ़ाने वाली चीजें लेकर चलनी है। हेल्थ को अगर इच्छा करना है ना, तो एक्सरसाइज करनी है अच्छी वाली, ना कि कुछ ऐसी चीजें करनी है कि हेल्थ को और ज्यादा बर्बाद कर दे। बड़ी ही प्यारी बात यहां पर बोली गई इस वाले सेंटेंस के अंदर में, ये बोला गया कि लिच्छवी और शाक्य, अगर आप लोग पुराने टाइम में हमारे देश में अगर देखोगे एरिया ही ऐसे थे वहां पर, जो लगभग 2500 साल पहले डायनेस्टी थी और इनके द्वारा डेमोक्रेसी को यूज किया जाता था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। हमारे कंट्री में 2500 साल पहले भी डेमोक्रेसी थी, आज की बात नहीं कर रहे हैं ओनली हम, ठीक है। तो ये भी बात यहाँ पर मोदी साहब के द्वारा बोली गई कि हम तो लोग ही ऐसे हैं यार, डेमोक्रेसी की जन्मभूमि से आते हैं, तो हम तो डेमोक्रेसी को वैसे ही पालन करते हैं, तो कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट मुद्दा यहां पर बोला गया कि वर्चुअल समिट जो डेमोक्रेसी है, तो उसमें डेमोक्रेसी जो है, अगर डेमोक्रेसी की जो स्पिरिट है वो इंक्लूड करके चले यहाँ पर रूल ऑफ लॉ और जो यहाँ पर प्लुरलिज्म, तो वही बात जो भी रिपीट की गई, ठीक है, जो मैंने अभी बताया प्लुरलिज्म। तो ये सारी बातें यहाँ पर देखने को मिली। तो इसके बारे में कुछ और बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों से बात करूं, ये इनिशिएटिव है जो बाइडेन का, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन के मुद्दे के टाइम पर ये स्टार्ट किया था और उसको आगे लेकर चल रहे हैं, और फंडिंग भी इसके द्वारा दी गई है लगभग यहाँ पर 424 मिलियन के करीब। की ऑब्जेक्टिव यही है कि ताकि फ्री मीडिया के बारे में बात कर सकें, करप्शन के साथ में फाइट कर सकें, इसके बारे में बात कर सकें, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ला सकें, टेक्नोलॉजी को कैसे डेमोक्रेसी के लिए यूज करना है, डिफेंस फ्री, सारी चीजें फेयर, इलेक्शन होने चाहिए यहाँ पर, ऐसा नहीं कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर दिक्कतें देखने को मिलती, तो उनसे सबसे डिस्टेंस बनाकर रखे। तो ये कई सारी बातें हैं। पाकिस्तान और चाइना के बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। पाकिस्तान और चाइना को यहाँ पर पाकिस्तान को इन्वाइट किया गया था, चाइना को इन्वाइट नहीं किया गया था, तो इसके चलते भी दिक्कतें देखने को मिली। टोटल 110 के करीब कंट्री यहाँ पर इन्वाइट की गई थी। इंपोर्टेंट ये है, चाइना को इनवाइट नहीं किया गया, पर ताइवान को यहां पर इनवाइट किया गया वर्चुअल समिट के लिए। तो ये भी काफी बड़ा इशू देखने को मिला। इसी की वजह से चाइना जो है वो आग बबूला हो गया कि तुम समझते क्या हो, मुझको नहीं बुला रहे, मेरे छोटे से बच्चे को बुला रहे हो, तो दिक्कतें देखने को मिली। तो मैंने भी बताया आप लोगों को, बांग्लादेश और सारी चीजें, रसिया और चाइना को नहीं बुलाया गया, और यूएसए क्लेम करता है डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस के लिए। अभी फिलहाल 2 कंट्री ऐसी देखने को मिली, एक तो है म्यांमार और दूसरा है अफगानिस्तान। म्यांमार और अफगानिस्तान में काफी बड़ी दिक्कतें यहां पर निकल कर आई, खासकर क्योंकि वहां पर डेमोक्रेसी नहीं रही, एक ऑटोक्रेसी वहां पर आ गई है म्यांमार और अफगानिस्तान के अंदर। तो ये भी मुद्दा देखने को मिला, क्यों? क्योंकि यहां पर मिलिट्री का रूल हो गया और यहां पर टेररिज्म का रूल हो गया। तो इसके चलते भी बात की जा रही है कि कैसे लेकर चलें। और फ्री और फेयर मीडिया काफी इंपोर्टेंट है, क्योंकि उससे अंदर की बातें पता चलती है। अच्छा, संविधान में कौन सा आर्टिकल है जो कि फ्री और फेयर मीडिया के बारे में बात करते हैं, जरा बताइए तो इसके बारे में। अभी बताया था आप लोगों को, रिवीजन हो जाएगा, कल फिर आंसर बता दूंगा। अगर बात करें हाइपर नेशनलिज्म के बारे में, कई बार बात की जाती है, तो वो गलत है। तो एक तरीके से पॉपुलिस्टिक नहीं, प्लुरलिज्म सोसाइटी होनी चाहिए। सबको बोलने का एक तरीके से वो होना चाहिए कि एक ईज होनी चाहिए, ताकि कोई उसमें ज्यादा इंटरफेयर न करे। तो वाले मुद्दे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये था पूरा आर्टिकल, जिसके बारे में आप लोग पढ़िएगा, और एक बार इसको आर्टिकल खुद से भी पढ़िएगा, ठीक है, ताकि आप लोग समझ सकें कुछ अच्छी बातें। तो एक बार खुद से भी जाकर इसके ऊपर नजर डाल लेना। सीसैट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग एक आर्टिकल तो कम से कम पढ़ा करो यार, आप लोग आदत डालनी चाहिए इसकी, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, ये जूलियन असांज के बारे में है। ये है विकिलीक्स के फाउंडर, तो इनके बारे में मैं यहाँ पर बात करने वाला हूं। अभी मुद्दा क्या निकल के आया है? मुद्दा ये निकल के आया है, अभी यूके के द्वारा ये बोला गया है कि जूलियन असांज को जो है लंदन के द्वारा, यहाँ पर कोर्ट के द्वारा ये बोला गया है कि जूलियन असांज को जो है यूएसए में एक्स्ट्राडाइट किया जा सकता है, यानी कि यूएसए में इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। आखिर यूएसए इसको अपने पास में क्यों लेना चाहता है, उसके बारे में बात करेंगे। और ये आर्टिकल पहले भी कई बार आ चुके हैं, जैसे ये जनवरी का एक कटिंग में आप लोगों को दिखा रहा हूं 2021 का। उस टाइम पर यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया था यूके के द्वारा कि यूएसए को यहाँ पर जूलियन असांज को नहीं भेजेंगे, पर अभी समीकरण जो है वो चेंज हो चुकी है, तो उसके चलते यहाँ पर इनको इसके लिए भेजा जाएगा, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली मुद्दा आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि अभी कंडीशन क्या है, इसको यहाँ पर भेजा जा रहा है। तो इसको आप लोग समझिए एक बार, फिर आप लोग अच्छे से चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि पूरा मुद्दा क्या है। तो ध्यान से इसको सुनिए, तभी आप लोग चीजों को देख पाएंगे। सबसे पहले जानते हैं ये किस कंट्री के नागरिक हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया के नागरिक हैं। अभी ये जो ऑस्ट्रेलिया के नागरिक हैं, इनके द्वारा एक वेबसाइट स्टार्ट की गई विकिलीक्स के नाम से। ये जो वेबसाइट थी, ये अलग अलग कंट्रीज की इंफॉर्मेशन रिवील करती थी, जहां से भी इसको डेटा मिलता था। और खासकर आप लोग बोल सकते हैं कि आज की डेट में जो मीडिया को जिस तरीके से फोर्थ पिलर माना जाता था, तो एक फोर्थ पिलर के रूप में ये उभर कर यहाँ पर आ रहे थे। खासकर जो इन्फॉर्मेशन छिपाई जाती थी, वो इन्फॉर्मेशन जनता के सामने लेकर आते थे, ताकि रिकॉग्नाइज किया जा सके कि हाँ ये सही है और ये गलत है। अगर जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये काफी फायदेमंद है। पर लेकिन
जिस भी कंट्री की इंफॉर्मेशन रिवील की जा रही थी उस कंट्री के लिए ये काफी नुकसानदेह था, क्योंकि उस कंट्री के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लग जा रहे थे। तो अभी आखिर ये फिर से न्यूज में क्यों आ गए? अभी जूलियन असांज इसलिए न्यूज में आ गए क्योंकि रिसेंटली अभी ये लंदन में इक्वाडोर की जो एम्बेसी है उसमें ये काफी लंबे समय से रह रहे थे। अभी फिलहाल 11 अप्रैल को इक्वाडोर जो कंट्री है उसने जो असाइलम इनको दे रखा था वो इनसे छीन लिया और ये अब अरेस्ट कर लिए गए हैं। तो ये जैसे ही अरेस्ट किए गए हैं तो फिर से न्यूज में आ गया कि देखिए यहां पर कंपेयर किया जा रहा है दो चीजों का। एक तो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि जनता को पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है, और राइट टू इंफॉर्मेशन की बात की जा रही है। इसके वर्सेस में नेशनल सिक्योरिटी की बात की जा रही है। यानी कि बैलेंस बनाने का जो डिबेट है वो फिर से स्टार्ट हो गया है कि कहां तक आप लोग नेशनल सिक्योरिटी को एक तरीके से प्रेफरेंस देंगे एज कंपेयर टू कि लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो उसके बारे में यहां पर कंडीशन निकल कर आई। तो देखिए कई सारे चार्ज ये फेस कर रहे थे अलग अलग कंट्री से, तो उसी के बारे में अभी यहां पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। तो जो लिखा हुआ है उसको मैं आप लोगों को डिटेल में यहां पर समझाता हूं अच्छे से। देखिए हुआ क्या कंडीशन, हुआ ये कंडीशन, इन्होंने जैसे ही वेबसाइट स्टार्ट की पहले तो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन रिवील किया करते थे किसी पर्टिकुलर कंट्री के बारे में, खासकर जो डेवलप्ड इकोनॉमी भी नहीं है उनके बारे में, तो ये ज्यादा न्यूज में नहीं रहते थे। पर लेकिन जब इन्होंने पकड़ा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो ऑपरेशन अफगानिस्तान में ये अलग अलग कंट्रीज में चल रहे थे, और ऑपरेशन जैसे इनके द्वारा वो चलाए जा रहे थे वो एक तरीके से ह्यूमैनिटी के खिलाफ थे। यानी कि यहां पर इनको कुछ ऐसी पिक्चर हाथ लग गई जो इनके जो यूएसए की जो फोर्सेज है, जो यूएसए की फोर्सेज जिस तरीके से ग्राउंड लेवल पर काम कर रही थी, यानी कि अंधाधुंध वहां पर फायरिंग कर रही है, खासकर वहां पर जो लोकल जनता है उसको भी नहीं छोड़ रही है, ऐसे ऐसी जो पिक्चर सामने निकल कर आई, उसकी वजह से बहुत ज्यादा इनका क्रिटिज्म देखने को मिला। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो ये यूएसए का क्रिटिज्म हुआ, तो यूएसए ने बोला कि ये कहीं ना कहीं हमारे जो ऑपरेशन है मिलिट्री के द्वारा चलाए जा रहे हैं उसकी जो इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है, तो हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं। कुछ ऐसी बात निकल कर आई, यानी कि हम लोग इसके ऊपर केस चलाएंगे और इनको पकड़ा जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, तो ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन रिवील करी। पहली बात वो थी। फिर आगे चलकर जो काफी इंपॉर्टेंट बात निकल कर आई उसमें भी इनको संलिप्त पाए जा रहे हैं। ये पहली जो इन्फॉर्मेशन यूएसए की इनको हाथ लगी, ये यहां पर इन्हीं के जो आर्मी के ऑफिसर थे, इंटेलिजेंस ऑफिसर, उनके द्वारा दी गई। तो ये जो ऑफिसर के द्वारा इनको इन्फॉर्मेशन दी गई इन्होंने वो रिवील कर दी, और ये जो ऑफिसर थे इनका नाम था चेल्सी मैनिन। तो इनके द्वारा इन्फॉर्मेशन दी गई। हालांकि ये ऑफिसर भी काफी न्यूज में थे, क्योंकि ये ऑफिसर हैं स्टार्टिंग में अपने आप को ये मेल बताते थे, फिर इन्होंने अपना जेंडर चेंज करके ये फीमेल बन गए, तो ये भी काफी न्यूज में रहा करते थे। तो इनके द्वारा ये इन्फॉर्मेशन सारी जूलियन असांज को दी गई और जूलियन असांज ने वो सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक कर दी। तो उसकी वजह से यहाँ पर ये इनके जो यूएसए है वो काफी गुस्सा है इनके ऊपर। और दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये है, जब यहाँ पर बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन हुआ 2016 में, तो उस टाइम पर जो अपोजिशन की पार्टी थी हिलेरी क्लिंटन, उनकी कई सारी इंफॉर्मेशन इनके द्वारा रिवील की गई, और वो इंफॉर्मेशन इनको एक रसिया के हैकर के द्वारा इनको दी गई। और वो इंफॉर्मेशन ऐसी थी जो डेमोक्रेट्स की जो कैंडिडेट थी हिलेरी क्लिंटन, उनकी इमेज खराब करने के लिए वो काफी थी। इसकी वजह से कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को काफी फायदा मिला। कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले करा गया उनके द्वारा भी, जो उनकी इमेज खराब हुई, तो इससे डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट और ज्यादा मिल गया, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप यहां पर जीत कर आए। ये एक मुद्दा था। इसी के अलावा कई सारी ऐसी इंफॉर्मेशन भी इनके द्वारा रिवील की गई, जैसे कि यूएसए में जो आज की डेट में जेल में लोगों को रखा जाता है, तो किस तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है, किस तरीके से वहां पर जो जेल में उनको जानवरों की तरीके से रखा जाता है, और क्या क्या हद तक जाते हैं इंफॉर्मेशन उससे निकलवाने के लिए, तो वो भी यहां पर इनके द्वारा कई सारे डॉक्यूमेंट पब्लिक कर दिए गए। तो यूएसए के ये एक तरीके से जानी दुश्मन हो गए हैं आज की डेट में। अगर देखेंगे अब बात यहां पर ये निकल के आती है, तो यूएसए बोल रहा है कि हमारा जो जासूसी एक्ट है कहीं ना कहीं उसके तहत यहां पर सजा सुनाई जाएगी, और इसने हनन किया है हमारी सिक्योरिटी का। अब देखिए बात ये निकल कर आती है, यूके का कंसर्न है और कई सारी कंट्री का कंसर्न है कि अगर यूएसए को सौंप दिया जाता है तो क्या यहां पर इसको फांसी की सजा दी जाएगी। अब मान लीजिए उस कंट्री को सौंप देना जहां पर फांसी डेथ पेनल्टी एप्लीकेबल है, तो ये सही बात नहीं है। यूएसए तो देखिए अपना खुन्नस से निकालने के उसमें मूड में बैठा है, और डोनाल्ड ट्रंप को तो फायदा देखने को मिला है, वो एक अलग बात है। पर फिर भी एक साइड में तो आप लोग देख रहे हैं कि एक ऐसा पर्सन जो कि रियल इंफॉर्मेशन, जो कि जनता को पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड को पता होनी चाहिए, वो सामने निकाल के लेकर आ रहा है।
और दूसरी साइड में कहीं ना कहीं उसी को यहां पर सजा सुनाने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि डेमोक्रेसी वीक न हो तो तभी वीक नहीं होगी जब जनता को पता रहेगा कि उनके ऊपर रूल करने वाले जो लोग हैं वो कैसे रूल कर रहे हैं। तो देखिए, यहां पर जो इनको जिस तरीके से पकड़ा गया है, और इस तरीके से आगे फ्यूचर में कोई सोचेगा भी नहीं कि ये सारी इंफॉर्मेशन जनता के सामने निकाल कर लाई जाए। तो आने वाले टाइम में डेमोक्रेसी के ऊपर काफी इंपैक्ट इसका पड़ने वाला है। और खासकर जर्नलिस्ट जो हैं अलग अलग कंट्रीज में जो कि एंटी सीक्रेसी एडवोकेसी करते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं मारा जा रहा है। बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो कि खासकर अरेस्ट कर लिए गए हैं अलग अलग कंट्री में, जो ऐसी बातें करते हैं। तो इस तरीके से आने वाले टाइम में ये सही पैटर्न नहीं चलता आ रहा है, जिसकी तरीके से अगर हम लोग देखें कि हाँ, डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होने वाली है, क्योंकि जनता को पता ही नहीं है गवर्नमेंट क्या कर रही है, कैसे जासूसी कर रही है, कितना उनके ऊपर ध्यान रखे हुए हैं, उनके मैसेजेस पढ़े जा रहे हैं, किस तरीके से क्या क्या बातें चल रही हैं। तो ये तमाम मुद्दे आगे वाले टाइम में एक नेगेटिव इंपैक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड पर डालने वाले हैं। तो ये था यहाँ पर कंप्लीट आर्टिकल इनके बारे में, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता अब इसको लेकर आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन होगा। सारी बातें डिटेल में आप लोगों को यहां पर समझा दी है। कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताइएगा जरूर, फिर से इसके बारे में बातें हम लोग कर लेंगे। क्योंकि फिलहाल जो है अभी मुद्दा यही है कि इनको जो है वापस लेकर जाना है। पर लेकिन ये इंसान जो है वो आप लोग बोल सकते हैं कि जिंदगी में अमर हो चुका है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अगर कभी भी यहाँ पर अगर कुछ भी आज के दिन में इसको हो जाते हैं तो कभी फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बात करेंगे तो इसका नाम आएगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात, अभी आगे मुद्दा ये भी देखने को मिलेगा कि आप लोग डेमोक्रेसी के बारे में बात करें ना, यूएसए वाले डेमोक्रेसी के बारे में बात करें, डेमोक्रेसी समिट के बारे में बात कर रहे हैं, और एक तरीके से फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बात कर रहे हैं आप लोग। और उसी इंसान को जो फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर लड़ रहा है, अपनी जिंदगी को वो गवा बैठा है फ्रीडम ऑफ प्रेस के चक्कर में, उसी को आप लोगों ने उठाकर जेल में डाल रहा है। उसी के ऊपर आप लोग यहाँ पर अपनी कंट्री में जो स्पोइलेज एक्ट है उसके हिसाब से आप लोग उसी के खिलाफ में यहाँ पर साजिश रच रहे हैं। तो ये भी काफी बड़े इश्यू हो जाते हैं जिसके बारे में बातें की जा रही हैं। तो कई सारे मुद्दे भी आप लोग यहाँ पर इसके बारे में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये मुद्दा है जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये बेसिकली बात करेगा हमारे संविधान के बारे में, ठीक है। तो संविधान के बारे में यहाँ पर बात करेगा तो मैं आप लोग काफी सारी चीजें यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन अटेम्प्ट करा देता हूँ जो मैंने आप लोगों से पूछा था यहाँ पर प्रीएम्बल के बारे में। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया कि प्रीएम्बल जो है उसके बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो क्या स्टेटमेंट थी, यहाँ पर 4 स्टेटमेंट थी। बोला गया था ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट, पर कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। बोला गया नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज नो लीगल इफेक्ट आइदर। तीसरा बोला गया पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज द सेम लीगल इफेक्ट जैसे एनी पार्ट का होता है। तीसरा बोला गया यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का है बट हैज नो लीगल इफेक्ट, इंडिपेंडेंट है अदर पार्ट। देखिए, आज के डेट में आप लोगों को कई बार कंफ्यूजन हो सकता है, इवन मुझे भी कई बार कंफ्यूजन हो जाता था इसमें। और इवन कई सारी जब इसे आंसर किया तो कई सारे लोगों के द्वारा इसके आंसर भी गलत बताए गए थे। तो अभी यहाँ पर इसको अलग तरीके से देखा गया, तो वो वाली बातें मैं आप लोगों को सारी बताने वाला हूँ। आंसर पहले क्या है, आंसर इसका आप लोगों को डी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आंसर इसका डी है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए प्रीएम्बल जो है वो आज की डेट में हमारे संविधान का पार्ट है। तो ये इंपॉर्टेंट है जिसको आप लोगों को पता होना चाहिए। प्रीएम्बल जो है सबसे पहले जब बात करें जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर 1947 में। तो उस टाइम पर प्रीएम्बल को बेसिकली अडॉप्ट किया गया। तो ये कई बार क्वेश्चन भी आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। प्रीएम्बल को देखकर कोई आप लोगों को बता सकता है कि कैसा है हमारा संविधान। तो सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। नेचर कैसा है, हमारी डेमोक्रेटिक कैसी सोसाइटी है, वो सारी बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। ऑब्जेक्टिव क्या है और डेट ऑफ अडॉप्शन भी यहाँ पर लिखी हुई है। अगर प्रीएम्बल आप लोग देखोगे इसमें साफ साफ लिखा है कि हमारी सोसाइटी कैसी है। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर हमारा देश कैसा है। तो सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया गया अभी रिसेंटली, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं जस्टिस कैसे कैसे है हमारे संविधान के अंदर में। तो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस देखने को मिलेंगे। लिबर्टी कैसी है, तो थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ की लिबर्टी है। इक्वलिटी कैसी है, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको देखने को यहाँ पर मिल रही है, किसी को गलत तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा है। उसी के साथ में यूनिटी और इंटीग्रिटी देश के बारे में बात करते हैं। और 26 नवंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, ना कि 26 जनवरी, याद रखेगा हमारे प्रीएम्बल के ऊपर। तो ये सारी बातें मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में आप लोगों से बातें की। केशवानंद भारती का जब केस आया था तो उनके द्वारा 13 जजमेंट, यहाँ पर 13 जज थे, 13 जजों का केस था। और यहाँ पर इनके द्वारा एक बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट निकाल कर लेकर आया गया। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या था कि संविधान जो है, याद रखिएगा 13 जज थे और यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर थी। तो इसी से बी भी बना दीजिएगा, ठीक है। तो इसके द्वारा ये बोला गया यहाँ पर कि आज की डेट में अगर हम लोग बात करते हैं तो संविधान जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, उसकी कोई उसका हनन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग उस तरीके से इसको देख सकते हैं कि संविधान जो है वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। उसके अंदर चेंज कर दो, एक घर नहीं होता है, घर की बाउंड्री ऐसी की ऐसी रहेंगे, उसमें कमरे कुछ भी बना लो अंदर, अगर कमरे भी चलो फिक्स हो गए, उसमें यहाँ सोफा डाल दिया, कल को यहाँ बेड डाल दिया, परसों यहाँ आप लोगों ने यहाँ पर कुछ और सिस्टम कर लिया, तो अंदर कुछ भी चेंज कर लो, पर लेकिन रियलिटी में पूरा ढांचा चेंज नहीं होगा कुछ भी। इसी ने यहाँ पर बोला जो प्रीएम्बल है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट भी आप लोगों को देखने को मिलेगा संविधान का, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पर निकल कर आई। इंपोर्टेंट बात एक यहाँ पर यह कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब संविधान के अंदर में किया गया
तो सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी जो वर्ड थे वो ऐड कर दिए गए, यानी कि सोशलिस्ट और सेक्युलर जो आप लोग को देखने को मिलेगा ये ऐड किए गए, सोवरन और इसी के साथ में जो डेमोक्रेटिक और यूनिटी ऑफ नेशन के साथ में इंटीग्रिटी ऐड कर दिया गया। तो ये शब्द आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ये यहाँ पर ऐड किए गए और इंटीग्रिटी वाला जो वर्ड है वो यहाँ पर ऐड किया गया। तो ये सारी चीजें आप लोगों से कई बार पूछ ली जाती है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, कई बार आप लोगों से पूछ ली जाती है। अब संविधान का कुछ बेसिक पार्ट मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है, जो कि कई बार आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन भी जिसके बन जाते हैं, तो कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो अगर कोई आप लोगों से बोले कि हमारे संविधान का बेसिक पार्ट कहां से लिया गया है, तो ये आप लोगों को पता ही होना चाहिए कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, कनाडा, यहाँ पर आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इसी के साथ में यहाँ पर वेमार कॉन्स्टिट्यूशन, सोवियत, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और यहाँ पर अफ्रीका जो है बेसिकली साउथ अफ्रीका, उससे भी काफी बड़ा पार्ट लिया गया है। तो इसको पोज कर एक बार इसके ऊपर नजर डाल लेना, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसके बारे में नहीं होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए। अब पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट में आप लोगों को बताता हूं जिससे आप लोग चीजों को, जब संविधान के बैकग्राउंड के बारे में आप लोग जानोगे तो पता चलेगा कितनी मेहनत करके हमारा संविधान बनाया गया है। तो कुछ बातें डिस्कस करूंगा, इंटरेस्टिंग होगी और इंपॉर्टेंट भी होंगी, तो ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ से तो होंगी, भारतीय नागरिक होने के नाते सुनना है आप लोगों को, ठीक है। भारतीय नागरिक होने के नाते इसलिए बोलता हूं, आप लोग एग्जाम के नाम पे पढ़ते हैं ना जब, तो पढ़कर भूल जाते हैं। जब भी मैं शब्द बोल दिया करूँ कि भारतीय नागरिक होने के नाते सुनना है, तो समझा करो कि वो जिंदगी भर याद रखनी है चीजें, ठीक है। संविधान जो है हमारा वो 1949 में कुछ पोर्शन हमारा इंप्लीमेंट किया गया था, जो कि 26 नवंबर को, इसलिए 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस सेलिब्रेट करते हैं। बाकी कंप्लीट संविधान हमारा पिक्चर में आता 26 जनवरी 1950 में, और हिस्टोरिकली इसकी इंपोर्टेंस थी। यहाँ पर एक सेशन हुआ था जिसके चलते बोला गया था 26 जनवरी को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, वो एक अलग कहानी है पूरी, पर लेकिन फिलहाल इस फैक्ट्स के बारे में हम लोग जानेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन जो डे है यहाँ पर, ये इसके बारे में अगर बात करें तो संविधान बनाना है, इसके बारे में कोई प्रपोजल जब आया था कि हाँ कुछ ऐसा कुछ होना चाहिए, तो आइडिया निकल कर आया। तो एमएन जो रोय थे उनका नाम याद रखेगा, रोय और रे में डिफरेंस समझिएगा, यहाँ पर एमएन रोय के बारे में बात कर रहा हूं। तो 1934 में पहली बार प्रपोज किया गया था कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए और हमारा संविधान हम लोग खुद बनाएंगे, यानी कि ऐसे नहीं बोलते हैं लोकल एरिया में गवर्नमेंट होनी चाहिए और लोकल एरिया में देखिए क्या सही है क्या गलत है, तो खुद करेंगे काम। तो यहां पर बेसिकली ये कैबिनेट मिशन आया, एक कैबिनेट प्लान के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर पूछ ले आप लोगों से कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो किसके हिसाब से बनाई गई थी, तो कैबिनेट प्लान आया था 1946 यानी कि 1940 का, उसके हिसाब से हम लोगों ने संविधान के बनाने के लिए ये असेंबली बनाई थी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट यहां पर आप लोग को देखने को मिली। और 26 नवंबर जो है हमारे देश में ये हम लोगों ने जो डे सेलिब्रेट किया गया संविधान दिवस के रूप में, ये कोई ज्यादा पुराना नहीं है, पहली बार 2015 में हम लोगों ने इसको बेसिकली नोटिफाई किया गवर्नमेंट के द्वारा और इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। तो संविधान बनाने का प्रोसीजर कैसा रहा यहाँ पर, क्या आसानी से बन गया? नहीं भाई साहब, बहुत ज्यादा जद्दोजहद रही, कई सारे लोग ऐसे थे जिनकी आपस में बनती नहीं थी, वो भी आपस में मिलकर काम कर रहे थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 मेंबर थे, ड्राफ्ट तैयार करना, एक तरीके से खाका तैयार करना संविधान का, तो इसमें टोटल 7 मेंबर थे। इनके भी नाम आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं, पर लेकिन अगर इनके नाम आप लोगों को याद रखे, अगर भूल जाते हैं वो एक बार को चलेगा, पर लेकिन जो चेयरमैन थे उनका नाम आप लोगों को नहीं भूलना है बिल्कुल भी, वो थे भीमराव अंबेडकर जी। तो यहाँ पर 1947 में जो बेसिकली संविधान के बारे में बात करें तो फर्स्ट जो मीटिंग हुई थी यहाँ पर इसको लेकर ड्राफ्टिंग कमेटी की, तो इलेक्ट किया गया भीमराव अंबेडकर जी को। मैंने ये नहीं बोला कि इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोग इनको भूल जाओ, मैंने बोला अगर एक बार को याद न रहे, हालांकि इंपॉर्टेंट तो देखिए यार हर एक पर्सन है जो संविधान से रिलेटेड था, जितने भी लोग आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेंगे, तो इसलिए उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। हमारा संविधान ऐसा नहीं है कि एक रात में बैठे और जैसे आप लोग नहीं एग्जाम से पहले बैठते हैं बस आज के डेट में सारी किताब खत्म, ऐसा नहीं है। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगातार काम करने के बाद में ये इतना जो शानदार संविधान आप लोगों के सामने निकल कर आया, जिसके बेस पर आज के डेट में हमारी देश जो है वो टिका हुआ है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर यह है कि हमारा संविधान जो है वो प्रिंटेड नहीं है, हमारा संविधान जो है वो हाथों से लिखा गया संविधान है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहां पर कोई प्रिंटेड है आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, कोई टाइप करके लिख दिया गया है, नहीं, ये हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसको आज की डेट में भी सहज कर रखा गया है। हीलियम जो एक हीलियम फील्ड केस है यहाँ पर, जिसके अंदर इसको रखा गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप लोगों के लिए। एक ऐसा बॉक्स है हीलियम का जिसके अंदर इसको रखा गया ताकि उसको ऐसा कहीं ऐसा सुरक्षित रखा जा सके। हम और आप चले जाएंगे यहाँ पर 50-100 सालों के बाद में, पर लेकिन आने वाली जनरेशन को इस संविधान के बारे में पता चलता रहना चाहिए कि हाँ ऐसा कोई संविधान बनाया गया था और हाथों से लिखा गया था ये संविधान। तो ये संविधान हीलियम के बॉक्स में रखा गया है बेसिकली, जिसमें एक हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे संविधान के जो रचयिता है, हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे, उनके द्वारा सबके द्वारा इसके ऊपर साइन भी किए गए हैं। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो याद रखिएगा आप लोग। ये कहां पर रखा गया है? ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर एक लाइब्रेरी है, उसके अंदर इसको सहज कर रखा गया है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि आप लोगों को पता भी होना चाहिए।
क्या आप लोगों को पता था इससे पहले कितने ऐसे बच्चे थे जिसको ये पता था कि हीलियम के इस तरीके के जार में इसको रखा गया है? ठीक है, आप लोग बताइए, किसी को पता था इसके बारे में? बताइए, चलिए देखता हूं कितनों को पता था। बताइएगा, यस लिखिएगा, जिसको नहीं पता था वो नो लिखेगा। बाकी यहां पर बात करें एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी यहां पर जिनका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इनका नाम है यहां पर प्रेम बिहारी नारायण रजा। ठीक है, तो रजादा, तो इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जो रायजादा साहब थे, इनके द्वारा एक यूनिक कॉपी स्ट्रक्चर तैयार की गई। इनकी जो कैलियोग्राफी थी, इनकी जो राइटिंग करने की जो कला थी, वो काफी शानदार थी। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो भारतीय संविधान की जो मूल कॉपी वो हाथों से लिखी गई थी, एक तो ये मैंने बता दिया। इसी के साथ में हमारे संविधान की जो मूल कॉपी अंग्रेजी में और जिसका हिंदी में भी अनुवाद आप लोगों को देखने को मिला, तो संविधान की अंग्रेजी जो कॉपी थी कैलियोग्राफी, तो प्रेम बिहारी नारायण जो रजादा था ने लिखी गई थी। ठीक है, तो अंग्रेजी की कॉपी इनके द्वारा यहां पर लिखी गई। ठीक है, तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है। ये मैंने बताई दिया कि टाइम कितना लगा संविधान को तैयार करने में, तो वो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग याद रखिएगा। दूसरा यहां पर 26 नवंबर 1949 को, यानी 26 नवंबर 1949 में फाइनल ड्राफ्ट जो था वो हमारा तैयार किया गया। तो इसके चलते जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के कितने टोटल सेशन लगे, तो यहां पर टोटल 11 के करीब सेशन यहां पर लगे। ठीक है, तो 11 सेशन जो आप लोग यहां पर ये देखने को मिले यहां पर, तो जो सेशन था वो हेल्ड हुआ बिटवीन यहां पर 14 से लेकर 26 तक 1949 में। तो इसके चलते यहां पर ये फाइनल ड्राफ्ट हमारा तैयार किया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब आज तक जब ये फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया, हमारे संविधान को एक ऐसा संविधान बुलाता है जो कि एक जिंदा संविधान है, जीवित संविधान है। मतलब क्या इसका मतलब ये है कि वो टाइम के हिसाब से चेंज होता रहता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन बना के चले गए थे हमारे संविधान के निर्माता और आप लोग उसको हाथ भी नहीं लगा सकते। वो नहीं है कि पोस्टपोन हो गए पेपर, अब मेरे पापा मुझे पीटना तो टच भी नहीं कर सकते, कोरोना की वजह से ना मैं पास हो गया। मैंने छोटी सी, आप लोगों ने देखी होगी, छोटी सी वीडियो मैंने शेयर की थी, उस पे ट्विटर के ऊपर मैंने शेयर की थी, वो काफी प्यारी थी वो, जो उसमें जब कोरोना की वजह से पेपर पोस्टपोन हुए थे, बोलते नहीं मेरे पापा मुझे टच भी नहीं कर सकते, माना तो दूर की बात है, अब मैं पास हो गया हूं। तो वो वाली बातें, तो संविधान इतना रिजिड था कि वो रिजिड नहीं था कि हमारा एक तरीके से जिंदा संविधान है जिसके अंदर 105 संविधान में अब तक संशोधन किए जा चुके हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आप लोग को बताता हूँ। मैं लास्ट की जो भी रिसेंटली 6 संविधान में संशोधन है वो मैं आप लोग को बताऊंगा। बाकी पहला संविधान में संशोधन कब किया गया था वो आप लोग को मुझे बताना है। ठीक है, तो उसके बारे में आप लोग सर्च कीजिएगा। अभी अगर बात करते हैं, ये कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, तो आप लोगों का रिवीजन यहां पर हो जाएगा। 100वां संविधान में जब संशोधन किया गया था, तो ये यहां पर अमेंडमेंट किया गया था फर्स्ट शेड्यूल के अंदर में, संविधान के अंदर में, जब हमारा देश और बांग्लादेश के बीच में जब हमारा लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन किया गया था, तो ये 100वां संविधान था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं, इसीलिए हम लोग बार बार जब चाइना के साथ में बातें करते हैं तो बोलते हैं बांग्लादेश के साथ में हम लोग ऑलरेडी अपना बाउंड्री का इशू निपटा चुके हैं, ये चाइना नहीं चाहता है, वरना ऑलरेडी हम लोग सोल्यूशन निकाल चुके हैं। तो 100वां संविधान में संशोधन किया गया था। 101वां संविधान में संशोधन किया गया था, ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाला। कई सारे एग्जाम्स में अभी रिसेंटली इसके बारे में पूछा गया, तो अगर पता रहेगा तो आप लोग कभी कंफ्यूजन में नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर कई सारे संविधान में संशोधन किए गए, कुछ ऐसी चीजें यहां पर ऐड की गई ताकि यहां पर हमारी कंट्री में टैक्स को एक प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट किया जा सके। तो कई सारे अमेंडमेंट आप लोग यहां पर इसके अंदर देखने को मिला। तो 101वां संविधान में संशोधन काफी बड़ा संविधान में संशोधन था। इसी के साथ में 102वां, इनके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है आप लोगों के लिए। 102वां संविधान में संशोधन था, इसको नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, अलग से वीडियो मैंने बनाई थी कि जिस तरीके से हमारे देश में आज की डेट में आप लोगों को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल जो ट्राइब्स हैं उनके लिए कमीशन देखने को मिलते हैं, ऐसे यहां पर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस यहां पर लेकर आया गया। तो संविधान में संशोधन किए गए। तो आर्टिकल 338 और आर्टिकल 342 ये इसके अंदर चेंज यहां पर किया गया। ठीक है, ऐड किया गया क्लॉज 26। तो ये हल्का सा आइडिया, ये आर्टिकल 2 के बारे में आप लोग याद रख लीजिएगा। और मॉडिफाइड किए गए 338 और 336, ऐसे यहां पर कई सारे आर्टिकल मॉडिफाइड किए गए। ये मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं यहां पर इस पर ज्यादा फोकस किया क्योंकि इतने सारे आप लोग रट नहीं पाओगे। ठीक है, बाकी जो याद रखने वाले हैं वो मैं आप लोगों को जब जीएसटी पढ़ाता हूं बार बार मैं आप लोगों को उनका रिवाइज कराई देता हूं, तो वो आर्टिकल कम से कम आप लोग याद रख लीजिएगा। जैसे कि आज चलिए आप लोग बताइए, देखता हूं आप लोग को याद है क्या। जीएसटी काउंसिल के बारे में भी पढ़ाया मैंने 2 दिन पहले, फिर से आप लोगों को बता दूंगा। इसका रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा, एक बार बताइएगा किस आर्टिकल के तहत जीएसटी काउंसिल आती है हमारे देश के अंदर में। ठीक है, तो ये यहां पर इसके बारे में बात रखिएगा। आर्टिकल 103वां जो है संविधान में जो संशोधन किया, अमेंडमेंट 103वां जो है हमारे संविधान में जब संशोधन किया गया, तो ये आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 के बारे में बात करते हैं। अभी रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में भी है, और एक आर्टिकल भी आप लोगों को इसके बारे में देखने को मिलेगा, बात करूंगा वहां पर। ये इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उसके बारे में बात करते हैं। तो 2 आर्टिकल है 15वां और 16वां, इनमें चेंज किया गया संविधान में। नॉर्मली शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को आप लोग रिजर्वेशन देते हो, ठीक है, और अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी आप लोग रिजर्वेशन देते हो, लेकिन बहुत सारा ऐसा सेक्शन है जो जनरल कैटेगरी में
या ऐसा रह जाता है जो कि इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा वीक है। हालांकि संविधान के अंदर कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि आप लोग इकोनॉमी के बेस पर आप लोग किसी को रिजर्वेशन दे सकते हो। वहां पर ये बोलते हैं कि आप लोग सोसाइटी और एजुकेशन के बेस पर रिजर्वेशन दे सकते हो, इकोनॉमी के बेस पर नहीं दोगे। अब आप लोग ये बोलोगे कि सर इकोनॉमी के बेस पर क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि यार इकोनॉमी ना एक रिलेटिव चीज हो गई। यानी कि आज के डेट में मान लीजिए आप लोगों के पास में 1 लाख रुपए हैं, मेरे पास में आज के डेट 50,000 रुपए हैं। आने वाले टाइम में आप लोगों के पास में 1 करोड़ रुपए हो गए और मेरे पास में 50 लाख रुपए हो गए। आने वाले टाइम में आप लोगों के पास में 100 करोड़ रुपए हो गए और मेरे पास में यहाँ पर 50 करोड़ रुपए हो गए। तो आप लोग इस समय तरीके समझिए हर टाइम रिलेटिवली एक दूसरे के गरीब रहेंगे हम। यानी कि मैं आप लोगों से हमेशा कम रहूंगा पैसों में, आप लोगों के पास में हमेशा ज्यादा पैसा रहेगा। तो ये रिलेटिवली गरीबी हमेशा बनी रहेगी। आज के डेट में मान लीजिए एक इंसान है, मेरे पास में आज के डेट में मान लीजिए कोई एक नैनो गाड़ी है, आप लोगों के पास में मान लीजिए आप लोगों के पास में होंडा सिटी है, कल को चलकर मैंने होंडा सिटी ले ली, आप लोगों ने मर्सिडीज ले ली, तो रिलेटिवली मैं आप लोगों के हमेशा गरीब रहूंगा। तो गरीबी कभी मिट नहीं सकती है, हमेशा गरीबी रिलेटिवली रहेगी। तो इसलिए बोला गया अगर गरीबी को क्राइटेरिया बना दिया तो रिजर्वेशन कभी हम लोग हटा नहीं पाएंगे। तो ये इसलिए यहां पर बोला गया था कि हम लोगों को क्या करना है कि हम लोग एजुकेट तो लोगों को कर सकते हैं ना, कि 100% लोगों की एजुकेशन हो गई देश के अंदर में, वो तो हम कर सकते हैं आराम से लोगों को पढ़ा के। सोसाइटी के हिसाब से भी हम लोग अच्छे लेवल पर वेलफेयर कर सकते हैं, तो सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। पर लेकिन इकोनॉमी के बेस पर हमेशा कंपेयर करेंगे तो कोई अमीर और कोई गरीब नजर आएगा। तो इसलिए उसको कभी रिजर्वेशन को हटा नहीं पाएंगे, वो रिजर्वेशन परमानेंट संविधान के अंदर बन जाएगा। इसलिए बोला था कि इकोनॉमी के बेस पर रिजर्वेशन हम लोग को नहीं देना है। ठीक है, समझ में आ गया। पर लेकिन अभी इसलिए बोला था कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो रिजर्वेशन दिया गया है सॉरी यार देखिए मौसम चेंज हो रहा है, आप लोग भी ना थोड़ा ध्यान रखा करो। ठीक है, कई बार ऐसा होता है सुबह को जब उठते हैं ना गला जाम मिलता है कई बार, है ना, कि मेरा क्या रहता है सो जाते हैं कई बार, कंबल मतलब जो रजाई वगैरह ओढ़े पड़े हैं तो साइड में खिसक गई, फिर थोड़ा सर्दी लगेगी, आँख खुलेगी, तो कई बार ऐसा रहता है। ठीक है, तो इसको मैनेज किया करो आप लोग भी थोड़ा सा, ताकि चीज़ें अच्छे से चलती रहे। मौसम चेंज होता है तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आप लोगों को कुछ दिनों पहले पढ़ाया था, फिर से रिवीजन कराता हूं। 104वां जो संविधान में संशोधन किया गया, तो यहाँ पर 334 आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिला। तो इसके चलते आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी थी उनको रिजर्वेशन दिया जाता था। मैंने बोला था ना कि एक मिनट, जब यहां पर बात करते हैं आप लोग संविधान के अंदर में, तो हम लोग बात करेंगे यहां पर कि हमारी कंट्री में जो 545 सीटें नॉर्मल आप लोग को देखने को मिल रही थी प्रेजेंट टाइम पर, 2 सीटें यहां पर बोला था कि रिजर्वेशन के लिए दी गई हैं, तो रिजर्वेशन के लिए हटा दे तो 543 सीटें देखने को मिली। तो ये एंग्लो कम्युनिटी के लिए जो यहां पर ये सीट हुआ करती थी उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये याद रखेगा, अब हमारे देश में 2020 से हमने एंग्लो कम्युनिटी के लिए जो रिजर्वेशन दिया जाता था वो हटा दिया संविधान के अंदर से। अब यहां पर कोई भी एंग्लो कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन नहीं रहता है। तो यहां पर ये किससे हटाया गया, तो 104वां संविधान में संशोधन किया गया, उससे हटाया गया। और 105वां तो अभी रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में था। 105वें में क्या था, यहां पर जो यहां पर ओबीसी के लिए जो लिस्ट होती है उसको बोला गया था कि प्रेसिडेंट तैयार करेंगे, उस लिस्ट को प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इसके चलते कई सारे केस भी आए, पर लेकिन ये बोला गया यार ये जो लिस्ट होती है ना ये ओबीसी की, प्रेसिडेंट के लिए नहीं, यहाँ पर ये स्टेट के अंदर जब बात करते हैं तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में पावर होनी चाहिए। तो फिर से उसके अंदर चेंज किया गया और फिर से स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई थी रिसेंटली, अभी 105वां संविधान में संशोधन यहाँ पर किया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट ऐसे अमेंडमेंट है जिसके बारे में याद रखिएगा। तो टोटल मिलाकर मैंने कितने बता दिया आप लोगों को, यहाँ पर 5 इंपोर्टेंट अमेंडमेंट, सॉरी 6 इंपोर्टेंट अमेंडमेंट बताए 100 से लेके और अब तक के। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आगे जो अपडेट होगा तो फिर उसको कवर कर लेंगे। तो टेंशन क्या है, मैं हूं ना, जब भी कोई अमेंडमेंट होता रहेगा, कुछ भी होता रहेगा तो लेक्चर आप लोगों के आते रहेंगे अपडेट होकर, बस आप लोगों को कनेक्ट रहना है। देखिए कई बार ना चीजें ऐसी होती है, जैसे यहाँ पर मैंने आप लोगों को पढ़ा दी है, ठीक है, फिर आगे आएगा तो फिर कुछ इसके बारे में बता दिया। तो न्यूज पेपर सुनने का ये भी एक फायदा रहता है कि डेली नई चीज तो आप लोगों को सीखने को मिलती है, उसके साथ में पुरानी का भी थोड़ा रिविजन होता रहता है, क्योंकि जब भी कोई नया आर्टिकल आएगा तो पुराने के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, अच्छा ऐसे हो रहा है और अब ऐसे होने जा रहा है, वो कैसे, वो भी आप लोगों को देखते हुए मिलता रहे हर बार। ठीक है, तो इसके बारे में बात की जा रही है। अभी यहाँ पर कुछ और फैक्ट्स है। 26 जनवरी 1950 में नेशनल एम्बलम जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये नेशनल एम्बलम है हमारा, तो ये हमारे देश में अडॉप्ट किया गया था। तो इसके बारे में याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 में अडॉप्ट किया गया था, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। इसी के साथ में हमारा जो संविधान है वो लीगली इनफोर्स कब किया गया, 26 जनवरी 1950 में, क्योंकि 26 नवंबर को हमारे देश का कुछ कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर कुछ पार्ट हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया था। ठीक है, तो ये याद रखिए, मैंने आप लोगों को बोला भी था, यहाँ पर पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी हम लोगों से 1930 में। तो उसके चलते यहाँ पर ये बेसिकली बोला गया था कि 26 जनवरी को हम लोगों ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी, और पूर्ण स्वराज्य जब 26 जनवरी को हमारा संविधान इंप्लीमेंट होगा तो हिस्टोरिकली काफी इंपॉर्टेंट था ये, तो इसलिए यहाँ पर 26 जनवरी को ही हम लोग अपनी जो है बेसिकली गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त आप लोगों को पता ही है, पर लेकिन गणतंत्र दिवस हम लोग गणतंत्र बने, संविधान हमारा खुद का है, सारी चीजें हमारे हाथ में आई, वो 26 जनवरी को आप लोगों को देखने को मिला। 24 जनवरी 1950 में हमारा जो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा
ये ऐसी ऐसी देखिए, कई बार आप लोगों से क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ ली जाती है, ठीक है, कई बार कि अच्छा इसके बारे में बताओ। तो छोटी छोटी चीजें मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं, ये वो चीजें हैं जिनके बारे में कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पास्ट में पूछे जा चुके हैं। तो 24 जनवरी को हमारे देश 1950 में यहाँ पर साइन किया गया था बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि सबके द्वारा संविधान जो है वो साइन किया गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। इसी के साथ में 2000 के करीब अमेंडमेंट किए गए थे हमारे संविधान के अंदर में, जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक बार बैठे और उन्होंने अलादीन का चिराग घिसा और जैसा संविधान आप लोग देखते हैं वो आप लोगों के सामने प्यारी सी कॉपी तैयार हो गई, नहीं, इसके अंदर बहुत सारे चेंज करने पड़े थे। तो इसलिए अपने अस्तित्व में भी आप लोगों को चेंज करने पड़ेंगे अगर लाइफ में कुछ अच्छा आप लोग को लेकर चलें। जो जैसा जिंदगी चल रही है वैसी जिंदगी अगर ऐसी चलती रहेगी तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप लोगों को हमेशा अपनी लाइफ के अंदर अमेंडमेंट करने पड़ेंगे अपने आप को इंप्रूव करने के लिए। तो ये फैक्ट आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। और यहां पर बात की जा रही है 9 दिसंबर 1946 के बारे में। तो जो असेंबली थी वो फर्स्ट टाइम मिली थी कि संविधान हम लोग को तैयार करना है, ठीक है। और इसके जो सबसे पहले यहाँ पर एक तरीके से फर्स्ट प्रेसिडेंट थे उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये भी याद रखिएगा, टेम्परेरी यहाँ पर इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था। फिर परमानेंट प्रेसिडेंट किनको बनाया गया था तो ये मैंने डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया पॉलिटी के अंदर, तो जाकर उनको रिवाइज कीजिएगा। अब क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग दीजिएगा। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रिविजन भी आप लोग का हो रहा है यहाँ पर ये, ठीक है। इसी के साथ में जो ईच पेज था जो डेकोरेटेड यहाँ पर किया गया, तो ये क्वेश्चन भी कई बार यहाँ पर पूछा गया कि यहाँ पर जो पेज का आसपास का जो डेकोरेशन आप लोग को देखने को मिलता है ना, अभी जैसे यहाँ पर आप लोगों को डेकोरेशन देखने को मिलेगा, तो इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो नाम यहाँ पर याद रखते हैं, यहाँ पर ये शांति निकेतन से थे बेहोर राममनोहर सिन्हा, और इसी के साथ में यहाँ पर नंद बोस, ठीक है, नंदलाल बोस। तो इनके नाम भी आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं, कई बार ऐसी चीजें भी पूछ ली जाती हैं, ठीक है। तो हैंड रिटन है सारी चीजें, तो आप लोगों से चीजें पूछ ली जाती हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हो गई। बाकी एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर, हमारा जो संविधान है वो वर्ल्ड में सबसे बड़ा संविधान आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि आज की डेट में आप लोगों को इसके अंदर प्रीएम्बल देखने को मिलता है, 22 पार्ट हो चुके हैं, 448 आर्टिकल हो चुके हैं, 12 शेड्यूल है, 5 अपेंडिक्स है और 115 के करीब आप लोगों को इसमें अमेंडमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली देखने को मिलेगा। कई सारे अमेंडमेंट जो है वो आप लोग नोटिफाई नहीं कर पाते हैं, टाइम टू टाइम चेंज होता है, कई सारे जैसे नहीं नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है। तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है वो संविधान में संशोधन किया गया, पर फिर हम लोगों ने उसको हटा दिया, नल एंड वॉइड करार दे दिया गया। क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि वो संविधान में सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है उसको अंडरमाइन कर रहा था, यानी कि वो एक तरीके से जो एग्जीक्यूटिव है उसको भी यहाँ पर काफी पावर दे रहा था, तो इसलिए उसको हटा दिया गया। तो छोटी छोटी बातें जो कि आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी ये संविधान के बारे में। आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, अपना आप लोग के अंदर जो भी दिक्कत हो, बात हो, प्रॉब्लम हो, उसको लिख सकते हैं, ठीक है, तो अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। आगे चलते हैं, काफी इंपोर्टेंट यहाँ पर आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो सबसे पहला आर्टिकल है यहाँ पर बात की जा रही है आरबीआई के गवर्नर के बारे में और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के बारे में। उनके द्वारा बोला गया कोऑपरेटिव जो बैंक है उसके अंदर कुछ रिफॉर्म लाने की बात की जा रही है। तो इंपोर्टेंस क्या है इसकी समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ बैंकिंग सिस्टम कोऑपरेटिव्स के बारे में पूछेंगे, फिर आगे बात करेंगे। पर आर्टिकल में क्या बोला गया? ये बोला गया कि 5 लाख, पहले यहाँ पर 1 लाख रुपए दिए जाते थे कल को अगर बैंक बर्बाद हो जाता है, पर लेकिन अब 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसके चलते लगभग 1300 करोड़ रुपए का पेमेंट यहाँ पर किया जाएगा। तो काफी बड़ी बात है, चीजों को आगे लेकर चलने की बात की जा रही है। और कोऑपरेटिव जो मिनिस्ट्री है यहाँ पर वो भी यहाँ पर काम करने वाली है काफी अच्छे से। तो ये कई सारे मुद्दे देखने को मिलेंगे। तो कोऑपरेटिव सिस्टम हमारे देश में निकल कर आ रहा है, कोऑपरेटिव बैंक्स आप लोगों को जो देखने को मिल रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारी कंट्री में वो एक मेन सेंट्रल एजेंसी है जो कि बैंक को सुपरवाइज करती है। तो यहाँ पर सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क निकाल कर लाया जाता है कोऑपरेटिव्स जो बैंक के लिए। यानी कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, एक पर्टिकुलर टर्म होती है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। जो कमर्शियल बैंक होते हैं उनके खिलाफ यहाँ पर ये एक्शन लिया जाता है, ठीक है। पर लेकिन जब हम लोग बात करते हैं कोऑपरेटिव्स के लिए, तो कोऑपरेटिव्स के लिए एसएएफ है और यहाँ पर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे मैंने आप लोगों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में बताया था। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस 13 क्रॉप्स के लिए अलग था और गन्ने के लिए अलग था। बताइए 13 क्रॉप्स के लिए क्या बोलते थे हम लोग उसको, और बेसिकली गन्ने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं। तो आप लोग दोनों अलग अलग देखते हैं ना उसको, तो वही बातें यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगी। तो वही फंडा यहाँ पर कोऑपरेटिव जब आए तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क, अगर बैंक डूब रहा है तो उसको बचाने के लिए। और यहाँ पर जब बात करते हैं कमर्शियल बैंक, तो उसके लिए यहाँ पर यूज किया जाता है ये कहते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, कि उसके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगा देना। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंस बता देता हूं मैं थोड़ा सा। अगर आप लोगों से यहाँ पर जो कोऑपरेटिव्स होते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव्स या फिर कोऑपरेटिव्स और कमर्शियल बैंक में क्या डिफरेंस होता है, रेगुलेशन के बारे में अगर बात करते हैं तो कमर्शियल बैंक जो होते हैं उनके लिए प्रॉपर आरबीआई उनको रेगुलेट करता है, ठीक है। तो ये देखने को मिलेगा। पर लेकिन यहाँ पर अगर आप अर्बन कोऑपरेटिव जो बैंक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे तो आरबीआई भी उनको गवर्न करता है और कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू भी वो गवर्न किए जाते हैं, तो रजिस्ट्रेशन उसके थ्रू किया जाता है।
कोऑपरेटिव्स होता क्या है अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं, जैसे मान लीजिए एक ग्रुप हम लोगों ने बना लिया और उसमें सब बोले कि हम लोगों को 5-5 हजार रुपए इकट्ठा करने हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर में। फिर यहां पर जिस भी पर्टिकुलर पर्सन को जरूरत होगी वो पर्टिकुलर पर्सन निकाल कर लेकर चला जाएगा, यानी कि अगर प्रॉफिट यहां पर होगा तो सब में बटेगा। सुना होगा ना, कद्दू कटेगा सब में बटेगा। तो वो फंडा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं कि एक तरीके से अगर कोई प्रॉफिट होगा तो सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। पर लेकिन कमर्शियल बैंक में प्रॉफिट जो रहता है वो आप लोग को बैंक के पास में ही रहेगा, वो सबके पास में नहीं जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी प्राइवेट कंपनी में आप लोग काम करते हैं तो आप लोग सैलरी लेते हैं, कंपनी डूब रही है या फिर प्रॉफिट कमा रही है, उससे आप लोगों की सेहत पर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि आप लोगों की सैलरी आप लोगों को मिलती रहती है। पर लेकिन अगर बात करें आप लोग उस कंपनी का अगर पार्ट हो गए, अब वो कंपनी डूबेगी तो आप लोगों को नुकसान होगा और कंपनी फायदा करेगी तो आप लोगों को प्रॉफिट होगा। तो फिर आप लोग उस कंपनी के एक तरीके से उस तरीके से पार्ट बन चुके हैं कि अब आप लोगों को इसके प्रॉफिट में आप लोगों का शेयरिंग हो गया। तो इसीलिए कई सारे लोग जो है तो पसंद करते हैं कि एक तरीके से अपनी सैलरी पर काम करते रहे, अच्छी सैलरी मिलती रही, कंपनी क्या करे हमको मतलब नहीं है। पर कई सारे लोग ये चाहते हैं कि अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, नुकसान है तो नुकसान, वो लगते हैं जो अपने रियलिटी में उसके लिए मेहनत करते हैं। तो ये वाली चीज देखने को मिलेगी। तो वो वाली जिसमें अपना पार्ट हो गया तो वो कोऑपरेटिव्स बन गई। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये मुद्दा है। अभी एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोग यहां पर याद रखिएगा, जो कोऑपरेटिव्स बैंक है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है और इसी के साथ में मल्टी स्टेट जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उसके तहत यहां पर गवर्न किया जाता है। 2 एक्ट है, याद रख लीजिएगा। एक को बोलते हैं यहां पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, दूसरे को बोलते हैं बैंकिंग लॉज कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1955। तो इससे गवर्न की जाती है कोऑपरेटिव सोसाइटी दोनों से, जबकि कमर्शियल बैंक जो रहते हैं वो ओनली यहां पर इससे गवर्न किए जाते हैं। कोऑपरेटिव जो बैंक है यहाँ पर ये ब्रॉडली क्लासिफाइड किए गए अर्बन और रूरल एरिया के। अभी यहाँ पर हमारी कंट्री में एक मिनिस्ट्री भी लेकर आएगी जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन कहते हैं, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर ये न्यूज में था। तो यहाँ पर बोला भी गया कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन और अच्छे से यहाँ पर इस सिस्टम को उद्धार करेगी। हमारी कंट्री में किसके अंडर में है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, उसके मिनिस्टर कौन है ये आप लोग बताइए। अभी ये नई मिनिस्ट्री आई थी। बेसिक इंफॉर्मेशन ये जरूर याद रखेगा, हमारे संविधान के अंदर भी कॉर्पोरेशन के बारे में बात की जाती है। 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 2011 में, जिसके चलते सोसाइटी यहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला फंडा ऐड किया गया। फंडामेंटल राइट में तो आर्टिकल 19 में आप लोग जाएंगे तो राइट टू फॉर्म सोसाइटी बना गया, बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसी के साथ में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 में आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि पार्ट 3 में भी इसको डाल दिया गया है, इसी के साथ में पार्ट 4 में भी इसको डाल दिया गया है, ठीक है। तो 43B अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, और इसी के साथ में पार्ट 11B के और 9B के अंदर आप लोग जाएंगे तो इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और नॉर्मली संविधान के अंदर आप लोगों को 3 लिस्ट देखने को मिलती है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो उसमें जब आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर कहां पर आएगा ये, तो ये आप लोगों को नजर आएगा स्टेट लिस्ट के अंदर में। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके म्युनिसिपैलिटी और पंचायती राज सिस्टम आ गया। 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके म्युनिसिपैलिटी आ गया। 73rd से क्या आ गया, पंचायत आ गया। 74 से यहाँ पर ये आ गया बेसिकली म्युनिसिपैलिटी, और यहाँ पर 97 से आ गया कोऑपरेटिव। सारी 9 पार्ट में रखी हुई है। तो यहाँ पर 9A में है और 9A और 9B, ठीक है। तो ये इनके आर्टिकल्स भी हैं यहाँ पर जो कि कई बार पूछ ले आते हैं। तो आर्टिकल 243 से लेके यहाँ पर 243O तक देखने को मिलेगा पंचायत, आर्टिकल 243P से 243ZG तक देखने को मिलेगा म्युनिसिपैलिटी, और आर्टिकल 243ZH से लेकर 243ZT तक देखने को मिलेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। अभी यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट जो न्यूज निकल कर आ रही है उसके बारे में आप लोगों से थोड़ी बात करूंगा। कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर एक जो मुद्दा है ये है किसके बारे में, ये है यूएई के बारे में। तो यहाँ पर अभी बेसिकली इजराइल और यूएई के बारे में। तो यहाँ पर इनका नाम है यहाँ पर बेसिकली नेफ्तली बेनेट। तो नए इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू थे। इनके द्वारा बोला गया यूएई की विजिट करेंगे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की। तो ये काफी बड़ी बात है। बड़ी बात क्या है, क्योंकि इससे पहले ऐसा कुछ था नहीं कि यहाँ पर इनके बीच में कोई अच्छे रिलेशन थे। अभी ये नए रिलेशन बनकर आए और ये क्यों आए उसके बारे में बात करते हैं। इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है यहाँ पर नेफ्तली बेनेट, उनके द्वारा बोला गया कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की विजिट कर रहे हैं। तो ये अभी रिसेंटली न्यूज बन गई काफी बड़ी। क्यों? क्योंकि अब्राहम अकॉर्ड साइन किया गया था, याद रखिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा डायरेक्ट। अब्राहम अकॉर्ड किस किस के द्वारा किसके साथ में साइन किया गया, तो इजराइल के साथ में साइन किया गया यहाँ पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ में मिलकर, और इसी के साथ में बहरीन के साथ में, और डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यहाँ पर ये पूरा माहौल बनाया गया। तो फर्स्ट जो अरब इजराइल जो पीस डील आप लोग को 26 साल में देखने को मिली तो वो अब्राहम अकॉर्ड के थ्रू आई, वरना सारे चिढ़ते थे। क्यों? क्योंकि पैलेस्तीन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो ये मानते थे कि मुस्लिम कंट्री को एक ज्यूइश कंट्री सप्रेस कर रहे हैं, तो सारे इसके अपोजिट में रहते थे इजराइल के। पर लेकिन अब क्या कर रहे हैं, इजराइल के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो यहां पर ये इजराइल आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बहरीन हो गया, ये यूएई हो गया,
और ईरान के भी खिलाफ में मैक्सिमम ये रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ईरान जो है वो हमेशा इजराइल के साथ में उसकी बनती नहीं है, तो वो एक अलग मुद्दा है, आप लोगों को पता ही उसके बारे में, फिर कभी आर्टिकल आएगा तो डिटेल में बात करूंगा आप लोगों से। अभी फिलहाल ये समझिए इजराइल और ईरान की नहीं बनती आपस में, तो ये भी एक मुद्दा देखने को मिलता है। प्रीवियस एग्रीमेंट जो है वो पहले भी हुए थे, इनके ऐसा पहले भी हुआ है, ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा तनवीर समन्वय में। तो इजिप्ट जो है वो फर्स्ट टाइम अरब जो एक स्टेट था उसके द्वारा इजराइल के साथ में 1979 में डील साइन की गई कि इसके साथ में अच्छे रिलेशन बनाएगा। आगे चलकर जॉर्डन कंट्री था 1994 में, जॉर्डन ने यहां पर माहौल बना लिया, तो इजिप्ट भी चला गया यहां पर, ठीक है। और जॉर्डन आप लोग बताइए कहां पर दिख रहा है आप लोगों को कहीं, एक बार बताइए, नहीं दिख रहा तो दिखा देता हूं। देखिए अच्छे से जॉर्डन एग्जैक्ट लोकेशन यहां पर, ये जॉर्डन कंट्री हो गया, ठीक है। तो ये है एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने जॉर्डन, तो इसी के पड़ोस में, तो इसके भी अच्छे रिलेशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये कंट्री अभी आराम आराम से इजराइल के साथ में अच्छे रिलेशन बना रहे हैं। तो अभी यूएई के द्वारा क्या बोला गया और बहरीन के द्वारा कि एम्बेसी ओपन करेंगे और कई सारी चीजें और भी यहाँ पर टेररिज्म के मुद्दे, जो यहाँ पर टूरिज्म के मुद्दे पर, हेल्थ के बारे में, ट्रेड के बारे में, इनमें भी काम करेंगे एक दूसरे के साथ मिलकर। तो ये यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। हमारी कंट्री के भी इंटरेस्ट है, जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है, एक तो काफी अच्छे, ठीक है। अगर बात करें वेस्ट एशिया के अंदर में, यहाँ पर खासकर चाइना अपना दबदबा दबाना चाहता है, तो हम लोग भी चाहते हैं वहां पर हमारा एक अच्छा काम चलता रहे। क्यों? क्योंकि एनर्जी का जो हमारी रिक्वायरमेंट है मैक्सिमम वहीं से निकल कर आती है, और हमारे देश का काफी बड़ा डायस्पोरा वहां पर है, और रेमिटेंस हमारे देश से पैसा वापसी भेजता है, तो ये भी मुद्दा आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। इसी के साथ में और कई सारे इशू आज के डेट में न्यूज पेपर में देखने को मिलेंगे। ये मुद्दा है यहाँ पर सेक्शन 124A का मिसयूज की बात यहाँ पर की जा रही है। क्या है इसको समझते हैं एक बार, तभी आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि सेक्शन 124 के मिसयूज के बारे में बात की जा रही है, और बोला गया है कि इसको देखेंगे अच्छे से कि क्या चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर नोट लिया है। तो सेक्शन 124 जो था वो काफी इंपोर्टेंट था, और इवन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी यहाँ पर पहले बोल चुके हैं इसके बारे में कि भाई साहब महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक जैसे जो लोग हैं उनको इस सेक्शन का यूज कर जेल में डाला गया देशद्रोह का चार्ज लगाकर। हम लोग आखिर क्यों आज की डेट में इसको यूज कर रहे हैं? तो ये इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 124 के बारे में बात की जा रही है, जो कि लगभग 17वीं सेंचुरी में यहाँ पर इंग्लैंड के अंदर लाया गया था। तो यहाँ पर थॉमस मैकाले नाम का एक आदमी था, इंडियन पेनल कोड के तहत यहाँ पर उसको इनेक्ट किया गया 1860 में, और फिर यहाँ पर इसको बाद में ऐड किया गया। सेक्शन 124 को पहले नहीं था, तो 1870 में ऐड किया गया, और जेम्स स्टीफन यहाँ पर था जिसके द्वारा ऐड किया गया, और आज की डेट में भी हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। इसका यूज काफी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। बेसिकली अगर कोई भी साइन सिंबल बोलकर किसी को कुछ बातें दिखाकर एक तरीके से सोसाइटी में गलत माहौल क्रिएट करता है, उसके ऊपर ये लगाया जा सकता है। नॉन बेलेबल ऑफेंस है, बेल नहीं मिलेगी, 3 साल से लेकर लाइफ टाइम तक का इंप्रिजनमेंट हो सकता है, जॉब तो मिलेगी नहीं, और इसी के साथ में पासपोर्ट भी जब्त हो जाएगा, तो जेल में पड़ा रहेगा इंसान, और कितने लंबे समय तक पड़ा रहेगा किसी को कुछ पता भी नहीं है। हालांकि इसके ऊपर कई बार बातें भी की जाती हैं, जैसे कि केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस यहाँ पर निकल कर आया था। तो सेक्शन 124 के बारे में बात की गई थी कि चलो सही है, पर लेकिन लिमिटेड एप्लीकेशन इसका होना चाहिए, ये नहीं कि आप लोग जब चाहे इसको यूज करते रहे, ठीक है। पर लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसको यूज किया जाता है खासकर वेरी स्ट्रॉन्ग एक तरीके से जो फ्रीडम ऑफ स्पीचेस को सप्रेस करने की कोशिश की जाती है इसकी वजह से। इसी के साथ में 1995 में बलवंत जो सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस यहाँ पर निकल कर आया, तो उसने भी यहाँ पर बोला कि किस तरीके से आप लोग इसको लेकर चलो, ठीक है। तो हेटरेट को रोकना है, पर लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एक तरीके से देशद्रोह का चार्ज उसके ऊपर लगा दोगे, इंसान को आप लोग बोलने नहीं दोगे, ठीक है। तो कंसिडरेबल हेट ऑफ द गवर्नमेंट अगर होता है, ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा वो एक तरीके से गवर्नमेंट के बारे में कुछ बोल रहा है, तो उससे आप लोग उसको देखोगे कि हाँ ये एक तरीके देशद्रोह के चार्ज के काबिल है। तो सारी बातें नहीं होनी चाहिए। हमको झाड़ पर चढ़ा रहा है, चने के झाड़ पर नहीं बोलते, चने के झाड़ पर चढ़ा दिया। तो S-400 सिस्टम के बारे में बात की जा रही है। अभी हम लोगों ने खरीदा तो बोल रहा है कि इंडिया जो है सोवरन कंट्री है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यूएसए की नहीं मानी है और हम लोगों ने S-400 सिस्टम खरीद लिया। सही है बेटा, हम लोग देख रहे हैं हम लोग कैसे कैसे गुजरना पड़ रहा है, ठीक है। एक स्कीम है यहाँ पर, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई बार आप लोगों से बन जाता है, इसका नाम है यहाँ पर केरा ग्रामम, ठीक है। तो ये स्कीम परियोजना अभी यहाँ पर केरला के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये स्टार्ट की गई है कोकोनट को इंप्रूवमेंट करने के लिए, कोकोनट की खेती को। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा कोकोनट कहां पर है? केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कोकोनट हमारे देश में देखने को मिलेंगी। तो ये स्कीम किसकी है? ये केरला की है, ताकि वहां पर और अच्छे से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा सके और अच्छे से लोग चीजों को आगे लेकर चल सके। तो उसके चलते ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। बाकी एक और इंपॉर्टेंट छोटा सा मुद्दा यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर बिमल पटेल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ये वही इंसान है जिनके द्वारा पार्लियामेंट की बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो यहाँ पर तैयार किया गया। अभी यहाँ पर वाराणसी के अंदर भी यहाँ पर ये बेसिकली चीजों को तैयार कर रहे हैं, तो उसके चलते यहाँ पर प्रोजेक्ट को आगे लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो बात यहाँ पर ये की जा रही है कि एक तरीके से अभी यहाँ पर वाराणसी से गंगा की कनेक्टिविटी की जो बात की जा रही है, उसको अभी प्रोजेक्ट को भी आगे लेकर चला जाएगा और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा उसको इनॉग्रेट भी किया गया, ठीक है, इसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को, जिसके बारे में आप लोग यहाँ पर देखते हैं, मतलब आज करेंगे इनॉग्रेट यहाँ पर। तो यहाँ पर लगभग 400 मीटर का ये कॉरिडोर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर अभी इसके इनॉग्रेशन की बात की जा रही है। तो आप सभी न्योते पर इन्वाइटेड हैं, आप लोग जरूर आना न्योते पर, ठीक है।
ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा बना हुआ है अभी यहाँ पर हरियाणा के अंदर। बेसिकली क्या है, वहां पर नमाज फ्री खुले में पढ़ने से मना किया गया, तो बोल रहे हैं कि हमारे लिए तो मस्जिद बनाने दो या फिर हमारे लिए कोई अरेंजमेंट करो। तो राइट टू रिलीजन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाता है। तो ये काफी बड़ा इश्यू अभी चल रहा है कि आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक हमारे संविधान में पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट के अंदर ये बातें की गई हैं, ठीक है, तो राइट टू रिलीजन पर, लेकिन यहाँ पर एक तरीके से बोला जा रहा है कि उनको इंप्लीमेंट नहीं करने दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए जो भी है, मणिपुर और आसाम के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो ये कहते हैं कि हमको AFSPA चाहिए, यानी कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट हम लोग को चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पर शांति बनी रहती है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं, कई सारे राज्य में ये कह रहे हैं कि इसको हटा देना चाहिए, तो वो इश्यू अभी चल रहा है। तो एक छोटा सा एक इश्यू है जिसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो एक पूरा इश्यू मैंने आप लोग को बताया। बाकी जो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल अभी यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा वो यहाँ पर बात कर रहा है G7 कंट्रीज के बारे में। तो G7 कंट्रीज जो है वो यहाँ पर अभी यूक्रेन के ऊपर चढ़ रही हैं और एक तरीके से उसको उल्टी सीधी बातें सुना रही हैं। सॉरी, यूक्रेन के नहीं, रशिया के ऊपर चढ़ रही है यूक्रेन को लेकर। तो पूरा आर्टिकल मैंने आप लोगों से यहाँ पर ये डिस्कस किया था। वैसे एक बार थोड़ा सा आप लोग रिवीजन इसका कर लीजिए, ठीक है। अगर आप लोगों ने कल का लेक्चर देखा है नैनो मैगजीन वाला तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं, वरना आप लोग इसको एक बार सुन लीजिए ताकि कोई भी कंफ्यूजन आप लोग के माइंड में देखने को न मिले। नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा यूक्रेन के बारे में। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन यूक्रेन की आप लोगों के सामने आ गई यहाँ पर। तो यूक्रेन है यहाँ पर जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कई बार आप लोगों से कई सारे पॉइंट इस तरीके से पूछ ले आते हैं, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। मैप आप लोगों को एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैप आप लोगों के सामने आता है तो इसलिए बोलता हूँ मैप हमेशा इस तरीके से यूज किया करो ताकि आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछ ले तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को न मिले। यूक्रेन के अंदर एक रीजन है जिसको बोलते हैं क्रीमिया। तो क्रीमिया की लोकेशन आप लोग यहाँ पर देखते हैं, ये वही एरिया है जो क्रीमियन पेनिनसुला भी जिसको आप लोग बोलते हैं। ये क्रीमिया पेनिनसुला जो है अभी रिसेंटली जो आज के डेट में अगर बात करें तो उसके यूएसए के कंट्रोल में है। यूएसए क्या करता है, यूएसए इसको अपने कंट्रोल में इसलिए रखता है क्योंकि जो ये रीजन है ये है ब्लैक सी। अगर आप लोग यहाँ पर इसको देख पा रहे हैं तो ये ब्लैक सी हो गया, और ब्लैक सी यहाँ पर जो रसिया है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसके कुछ मुद्दे भी हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो कॉन्फ्लिक्ट का जोन ये रहता है कई बार। बेसिकली कोज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी वो अभी बात करूंगा, पहले हम लोग समझ लेते हैं अभी मुद्दा क्या है। यूएसए की इंटेलिजेंस फोर्स के द्वारा यहाँ पर ये बातें की गई हैं कि आज के डेट में जो यूक्रेन वाला ये एरिया है, खासकर इसके आसपास में रसिया ने अपनी फोर्स बैठा दी है कि कल को अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो रसिया जो है उसको अपने कंट्रोल में ले सके। तो इसके चलते जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो यहाँ पर आज के डेट में इसका साथ देने के लिए आ गया और बोल रहा है कि ये गलत कर रहा है, इस तरीके से इसको ये ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। तो ये वेस्टर्न वर्ल्ड ये बोल रहा है। तो यूक्रेन और रसिया के बीच में हालांकि कई सारी टाइज हैं, क्यों? क्योंकि रसिया जो है, रसिया का बच्चा ही है यूक्रेन, क्योंकि पहले यूएसएसआर हुआ करता था, ठीक है। उसमें से कईयों सारी कंट्री अलग हो गई, छोटी छोटी बढ़ गई, तो उसके चलते यहाँ पर ये चीजें देखने को मिलेगी। तो अभी फिलहाल ये माना जा रहा है कि बॉर्डर पर रसिया के द्वारा 90,000 के करीब ट्रूप्स यहाँ पर बैठा रखे हैं इस पर्टिकुलर रीजन में। पर लेकिन रसिया जो है वो इस चीज को डिनाई करता है कि ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, ये फालतू की चीजें आप लोग मत बोलो। तो सोवियत यूनियन का ये बेसिकली पार्ट हुआ करता था पहले यहाँ पर, आज के डेट में एक अलग कंट्री है। तो वर्ल्ड क्या है यहाँ पर, इसको जैसे G7 कंट्री के बारे में मैंने बात की तो वो भी यहाँ पर इसको लेकर काफी ज्यादा मुद्दे पर है। अभी नेटो के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको, इसका मेंबर बनने के चक्कर में है यूक्रेन। अगर यूक्रेन इसका मेंबर बन जाता है तो ये बेसिकली दिक्कत हो जाएगी किसके लिए, रसिया के लिए। क्यों? क्योंकि नेटो के जो मेंबर है उसमें ये माना जाता है कि अगर नेटो के किसी मेंबर को किसी ने हाथ लगाया तो इसका मतलब बाहुबली की तलवार को हाथ लगा दिया, अगर देवसेना को किसी ने छुआ। तो वही मुद्दा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक मेंबर को छूने का मतलब है पूरे नेटो मेंबर को हाथ लगा देना, और फिर मधुमक्खी के छत्ते में हाथ दे लिया तो इसका मतलब अब चीजें जो है वो खराब होने वाली है। तो ऐसा मुद्दा देखने को मिलता है। तो कॉन्फ्लिक्ट का जोन इसको माना जाता है, उसके कई सारे रीजन है। सबसे पहला तो मुद्दा यहाँ पर यह माना जाता है कि इसको बैलेंस ऑफ पावर की तरीके से देखा जाता है। बैलेंस ऑफ पावर का मतलब क्या हो गया एक तरीके से, अगर आप लोग समझे यहाँ पर, तो एक एक पॉइंट में आप लोगों को बता दो तब आप लोग ढंग से समझ पाएंगे। आज की डेट में अगर बात करें यहाँ पर जो यूक्रेन है, ठीक है, यूक्रेन जो है वो सोवियत यूनियन से अलग हुआ। तो यहाँ पर जो वेस्टर्न वर्ल्ड है और जो रसिया है वो दोनों चाहते हैं कि इसके ऊपर इन्फ्लुएंस रहे। तो यहाँ पर एक बैलेंस बनाकर रखना काफी ज्यादा जरूरी है ताकि यहाँ पर आराम से शांति रहे। तो एक तो ये मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसको बफर जोन भी बोला जाता है वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा। बफर जोन मतलब जो यूक्रेन वाला ये एरिया है, इसी ऐसा देखने को मिलता है आज के डेट में कि यहाँ पर खासकर जो यूरोपियन और जो यूएसए है वो इसको ऐसे देखता है कि यहाँ पर एक ऐसा एरिया है जहां पर जो रसिया को क्रॉस नहीं करना है, यहीं पर ही रसिया को रुक जाना है, इसके आगे रसिया को नहीं बढ़ना है। तो इस तरीके से इसको बफर जोन की तरीके से देखते हैं। रसिया का काफी ज्यादा इंटरेस्ट है यहाँ पर ब्लैक सी में। अगर मैं आप लोगों को रसिया के इंटरेस्ट के बारे में बताऊं तो मैंने बोला ना, इसको टेलीग्राम पर मैंने शेयर भी किया है। तो रसिया का इंटरेस्ट अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो ये ऊपर ही मैंने यहाँ पर शेयर कर रखा है। जैसे रसिया के इंटरेस्ट के बारे में अगर आप लोगों से कोई बात करें तो यहाँ पर काफी बड़ा इंटरेस्ट तो रसिया का ये है यहाँ पर कि जो ये ब्लैक सी है इसके अलावा कोई भी ऐसा एरिया रसिया के पास में नहीं है जहां पर जो इसके पोर्ट्स हैं,
जहां पर इसके हवाई जहाज, पानी के जहाज जाते हैं, वो चल सके। रीजन क्या है? सब जगह मैक्सिमम टाइम आप लोगों को देखने को मिलेगा बर्फ जमी रहती है, तो बर्फ जमी रहती है, वहां पर जहाज चलना आसान नहीं है, तो ये पानी रहता है, तो यहाँ पर इसके जहाज आराम से चल जाते हैं। तो इसकी वजह से इसका गुड्स और सप्लाई जो है वो आसानी से यहाँ से सप्लाई होता है, और एक कनेक्टिविटी पूरे एंटायर वर्ल्ड के साथ में इसकी बनी रहती है। तो ब्लैक सी इसीलिए रसिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और रसिया जो है ब्लैक सी से अगर कनेक्ट करता है तो फिर यहां पर सारी दुनिया के साथ में आसानी से यहां पर ये अपने कॉन्टैक्ट बना सकता है। तो इसलिए रसिया जो है उसको काफी ज्यादा एग्रेशन के वे में देखता है, ठीक है, जब ब्लैक सी के बारे में बात करते हैं। प्रोटेस्ट क्यों चलता है यूक्रेन के अंदर में? क्योंकि अगर बात करें यहां पर बात की जा रही है, कई सारे मूवमेंट भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है, इस मुद्दे को लेकर यहां पर, जैसे मैंने बताया यहां पर यूरोमेडियन मूवमेंट, तो यूरोमेडियन मूवमेंट जो है यहां पर इसको बेसिकली एक तरीके की वेव यहां पर डेमोन्स्ट्रेशन किया गया, एक सिविल अनरेस्ट देखने को मिला 2013 के अंदर में। पब्लिक प्रोटेस्ट कर रहे थे यहां पर इंडिपेंडेंस के लिए, एक तरीके से, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं यहां पर लोग जो है काफी लार्ज स्केल पर यहां पर एक इंडिपेंडेंस स्क्वायर करके यहां पर पर्टिकुलर एक एरिया वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है। तो बेसिकली क्या चलता है, यूरेन जो आज की डेट में देखिए कई सारे लीडर आते हैं देश के अंदर में, ठीक है, तो कई सारे लीडर आते हैं, तो उनको लोग जो है उससे पक जाते हैं, तो कुछ ऐसी कंडीशन यहां पर देखने को मिली थी। तो इस तरीके से यहां पर कई बार प्रोटेस्ट भी रहते हैं, सेपरेटिस्ट मूवमेंट यहां पर चलते रहते हैं, कई बार आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रो रशियन क्यों? क्योंकि पहले रशिया का पार्ट थी, तो इसलिए प्रो रशियन चीजें चलेंगी यहां पर, तो वो वाला मुद्दा देखने को मिलता है। इसी के साथ में जब इन्वेजन किया गया क्रीमिया का रशिया के द्वारा, तो वो मुद्दा देखने को मिला, और यूक्रेन जो है वो नेटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कल को चलकर वो भी दिक्कतें देखने को न मिले जो आज के डेट में यहां पर दिक्कतें सामने निकल कर आ रही है। तो पूरा मुद्दा घुमा फिराकर ये है कि ये चाहते हैं कि शांति बनी रहे यहां पर, और इसके चलते कई सारे एग्रीमेंट भी इनके द्वारा किए गए हैं। जैसे अगर आप लोगों से कोई ये तो पूछेगा नहीं मिन्स्क फर्स्ट और मिन्स्क सेकंड क्या है, पर हाँ आप लोगों से पूछ सकता है कि एग्रीमेंट किससे रिलेटेड है यहाँ पर। ये तो यूक्रेन और रशिया के बीच में बेसिकली शांति बनाए रखने के लिए यहाँ पर ये एग्रीमेंट 2014-2015 में आप लोगों को देखने को मिले, इसको मिन्स्क पीस एग्रीमेंट के नाम से भी आप लोग जानते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाए तो कंफ्यूज मत होना इसके बारे में। तो जो पहला था यहाँ पर ये यूक्रेन और रशिया के द्वारा बैक्ट किया गया, ठीक है, इसके ऊपर 12 पॉइंट के ऊपर ये एग्री हुए, सीज फायर, वो सारी चीजें बोलने वाली बातें होती हैं, इंडिया और पाकिस्तान भी कई बार ऐसे एग्रीमेंट कर चुके हैं, पर लेकिन इंप्लीमेंट क्या होता है वो हम लोगों को भी पता है, ठीक है। दूसरी बात साइन किया गया रशिया, यूक्रेन और ओएस, यहाँ पर ओएससीई लीडर्स थे, अलग अलग प्रो रशियन सेपरेटिस्ट रीजन, तो कई सारे लोगों के द्वारा साइन किया गया, पर लेकिन रियलिटी में जो है यहाँ पर ये चीजें देखने को नहीं मिली कि हाँ इंप्लीमेंट कैसे हो रही है, क्योंकि अभी भी झड़प हो रही है, तो इसका मतलब काम नहीं हुआ वो। इसी के साथ में यहाँ पर ये मुद्दे आप लोग यहाँ पर निकल कर आते हैं। तो जो मैंने बोला ना यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर ये लिखा है ओएससी, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। तो यूरोप वाले रीजन में कैसे शांति बनाकर रखनी है, तो ये 1 अगस्त 1975 में बनाई गई थी, तो ये भी यहाँ पर इसका पार्ट बनी, पर लेकिन रिजल्ट कुछ देखने को नहीं मिला, ठीक है। और ये सारा खेल कहां पर खेला जा रहा है, सारा खेला ये सारा खेला जा रहा है ब्लैक सी के अंदर में। तो इस खेले को अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर ब्लैक सी जो है वो ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न एशिया के बीच में आप लोगों को एक पर्टिकुलर रीजन नजर आएगा, ठीक है, जिसके चलते यहाँ पर ये सराउंडेड है, पर्टिकुलर माउंटेन रेंज है कई सारी, जैसे पोंटिक हो गया, ठीक है, कॉकस एक तरीके से, क्रीमिया माउंटेन, ये कई सारे रीजन देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट मुद्दा अगर बात करें तो सी ऑफ अजोव जो है वो यहाँ पर कनेक्ट होता है इसके साथ में, स्टेट ऑफ क्रैच के साथ में। ये सी ऑफ अजोव आप लोगों को देखने को मिलता है, और यहाँ पर स्टेट ऑफ क्रैच है, इसके साथ में मिलकर यहाँ पर ये ब्लैक सी के साथ में आकर मिल जाता है। इसी के साथ में यहाँ पर डार्डेनलीज आप लोगों को पर्टिकुलर एरिया देखने को मिलेगा एग्जैक्ट यहाँ पर, तो ये तुर्किश स्टेट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिससे यहाँ पर आगे चलकर ये मामरा सी, ठीक है, मारमारा सी यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगा, ये पर्टिकुलर लोकेशन। और फिर यहां से जब आगे चलते हैं तो ये आगे चलकर यहाँ पर एजेनियन सी, और यहां से चलकर ये मेडिटेरेनियन सी का पार्ट बन जाता है। ब्लैक सी के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज आप लोग ये याद रखेगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी यहाँ पर कई बार देखने को मिलती है वाटर के अंदर, इसलिए इसको एनोक्सिक वाटर का नाम भी दिया जाता है। बाकी कंट्री कौन कौन सी इसके पास में, तो रसिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया और रोमानिया। ये कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए, तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है। ये काफी इंपॉर्टेंट मैप है जो कि आप लोग कई बार में दिखा भी चुका हूं, और अब तो इसके आसपास की कंट्री आप लोगों को याद भी हो जानी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन अभी एग्जाम में रिसेंटली आप लोगों से पूछे गए, रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे आते हैं और फिर बोलते हैं क्वेश्चन कहां से बन गया। तो अगर थोड़ा सा भी ध्यान से सुनोगे तो क्वेश्चन तो नहीं छूटने दूंगा, ये तो मैं आप लोग गारंटी लेता हूं, पर थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा, रिविजन करना पड़ेगा हल्का सा, ठीक है। तो रिविजन करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ओके। बाकी ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे थे, थोड़ा आज लेट हो गया यार, इसके लिए एक सेकंड, ये नहीं थे तो पुराने रखे हुए हैं, ये वाला, ठीक है। ये अश्वनी यादव के द्वारा यहाँ पर ये क्वेश्चन के आंसर दिए गए, ठीक है, काफी अच्छे से, ये कल वाले आंसर है, वीडियो को पॉज कर लेना, ठीक है, मैंने काफी डिटेल में इन्होंने काफी डिटेल में यहाँ पर बताया। और जो कल का आप लोगों से क्वेश्चन पूछे थे संजू कुमारी के द्वारा यहाँ पर आंसर दिए गए, इनको आप लोग देखिएगा। हालांकि मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया सारा कॉम कासा, कम्युनिकेशन कॉम्पैक्टिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, तो ये सारी बातें कौन कौन से आर्टिकल हैं, ये कुछ बातें यहाँ पर दे रखी हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, और ये है आप लोगों के सामने सुडोकू, जिसको जाकर आप लोग जरूर देखेगा।
और यहाँ पर इसका ये कल वाली सुडोकू का सॉल्यूशन भी आप लोगों के सामने है। देखिए वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो उसको आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि ये वीडियो जो है वो लोगों तक पहुंचे, और अगर अच्छी नहीं लगता तो आप लोग उसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि ये जो वीडियो है ये आगे न बढ़े। तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, जितने ज्यादा लोग लाइक करेंगे उतना ही ज्यादा यूट्यूब को पता चलेगा कि ये वीडियो जो है वो सही है, ठीक है। तो थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग जरूर कीजिए। बाकी पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना। और लेक्चर थोड़ा लेट हो गया और उसके लिए सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। कल से आप लोगों को टाइम पर देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।